Welcome students. Today we are going to start the discussion of JEE Advanced Paper 2021 और अपन यहाँ पे मैथ्स का पेपर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 1 की अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में अपन को यहाँ पे 3 सेट दे रखे हैं, सेट S1, S2 और S3. और S1 एक तरह से I J के ट्रिपलेट से बना है. सिमिलरली यहाँ पे I J के कॉम्बिनेशन से बना है और यहाँ पे 4 नंबर से कॉम्बिनेशन से बनाना है. और यहाँ पे कुछ अपने पास रेस्ट्रिक्शन भी दे रखे हैं कि I J के किस तरह से रहेंगे. तो इस तरह से अपने पास जो S1, S2, S3 और S4 दे रखा है वो अपने पास क्या है, सेट्स हैं. और क्वेश्चन में बोला है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट SR इज NR. मतलब S1 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं N1. सिमिलरली S2, S3 और S4 में है क्रमशः N2, N3 और N4. तो हमें बोला गया कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू है. और ऑप्शंस को अगर अपन ध्यान से देखें तो एक तरह से अपन को N1, N2, N3 और N4 की वैल्यू ही पूछी है. तो इनको अगर अपन गौर से देखें, अगर अपन S1 की बात करें तो S1 क्या है अपने पास, S1 है अपने पास S1 अपने पास 3 नंबर्स का कॉम्बिनेशन है. और ये 3 नंबर्स कुछ इस तरह से हैं कि ये तीनों नंबर 1 से लेकर 10 के बीच में होने चाहिए. हालांकि I J K में आपस में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बस इतना बोला है कि I J K 1 से लेकर 10 तक है. तो अगर मैं I को सेलेक्ट करना चाहूँ तो मेरे पास 10 ऑप्शन है. और J के लिए अगर देखें तो इसके लिए भी कितने ऑप्शन रहेंगे, 10 ऑप्शन रहेंगे. और सिमिलरली K के लिए भी अपने पास 10 ऑप्शन रहेंगे. तो अपन बोल सकते हैं I J K के टोटल 1000 कॉम्बिनेशन होंगे. यानी S1 में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, सीधे अपन बोल सकते हैं 1000. इसी तरह से अगर S2 की अपन बात करें तो S2 में क्या है कि I और J का कॉम्बिनेशन, यानी दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन इस तरह से कि I 1 या 1 से ज्यादा है, लेकिन ध्यान रखना कि ये J + 2 से कम होना चाहिए और J + 2 की वैल्यू है वो 10 या 10 से कम होनी चाहिए. तो यहाँ पे I और J में यहाँ पे थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है. और साथ में बोला कि I J का जो सिलेक्शन है वो 1 से 10 के बीच में होना चाहिए. तो यहाँ पे अपन एक काम करते हैं कि सबसे पहले अपन J पे फोकस करते हैं कि J क्या क्या हो सकता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि J + 2 है 10 या 10 से कम, यानी J की जो वैल्यू है वो होगी अपने पास 8 या 8 से कम. और क्लियरली अपन कह सकते हैं कि J + 2 क्या होगा, I से ज्यादा होगा. और I क्या है, 1 से ज्यादा है. तो J यहाँ पे आराम से 1 भी हो सकता है. मिनिमम अगर देखें J मिनिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम अपन को पता है 8 हो सकता है, लेकिन मिनिमम के हिसाब से देखें तो ये 1 को भी एक्सेप्ट करेगा. ठीक है, तो 1 + 2 3 ग्रेटर देन I और I ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ये पॉसिबल है. तो ये अगर मिनिमम देखें तो J की वैल्यू मिनिमम 1 भी हो सकती है. तो यहाँ पे मैं केस बनाने जा रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू J. तो अगर यहाँ पे J के सापेक्ष अपन केस बनाए तो देखो J क्या क्या हो सकता है. सबसे पहले अपन J बराबर लेते हैं 8. अगर J की वैल्यू 8 ली तो अपन यहां से देख सकते हैं कि I है वो 1 से लेकर क्या होगा, ये 8 + 2 यानी 10 से कम होगा. तो I की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 से लेकर 9 तक. तो 1 से लेकर 9 तक. तो इस केस में अपन बोल सकते हैं कि J = 8 के लिए I की वैल्यूज पॉसिबल है टोटल 9, यानी यहां के लिए I और J के कॉम्बिनेशन होंगे टोटल 9. इसी तरह से अगर J की वैल्यू अपन कुछ और ले, जैसे 8 तो ले लिया अपन ने, 8 से कम जैसे 7 के लिए अगेन अपन बोलेंगे कि I क्या होगा, 1 या 1 से ज्यादा. और अगर यहाँ पे 7 है तो 7 + 2 यानी 9. तो I की वैल्यू होगी 1 से लेकर 8 तक. तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेगी टोटल 8. इसी तरह से अपन अदर वैल्यूज के लिए देख सकते हैं. J = 6 के लिए अपने पास कितने जाएंगे, 1 से लेकर 6 + 2 यानी 8 के बीच में, 8 से पीछे ही लेना आपको. हाँ 1 के बराबर हो सकता है. तो J है अपने पास एक तरह से, सॉरी I है 1 या 1 से ज्यादा और 8 से कम. तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेंगे 1 से लेकर 7 तक. तो टोटल 7 कॉम्बिनेशन. और इस तरह से ये पैटर्न चलता रहेगा. ठीक है, तो जो मिनिमम वैल्यू है वो अपन रखेंगे यहाँ पे J = 1.
और अगर j इक्वल्स टू 1 हुआ, j इक्वल्स टू 1 हुआ तो i की वैल्यू होगी 1 या 1 से ज़्यादा और 3 से कम। तो i की वैल्यू होगी 1 या 1 से ज़्यादा और 3 से कम। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगी i इक्वल टू 1 और 2। तो j इक्वल टू 1 के लिए टोटल कितने कॉम्बिनेशन होंगे? जस्ट 2। तो अपन यहाँ पे दे सकते हैं कि टोटल यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है इन S2 वो होंगे 2 + 3 + 4 + 5 अप टू 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन S2 अर्थात N2 की जो वैल्यू है वो होगी 2 + 3 + 4 + 5 इस तरह से अप टू 9। और अपन देख सकते हैं कि अगर 1 से लेकर 9 तक के नेचुरल नंबर्स की अपन बात करें तो ये होगा 9 × 10/2, लेकिन 1 अपन ने ऐड किया है, साथ में 1 सेपरेट करना भी पड़ेगा। तो ये होगा अपने पास 9 × 10 यानी 90/2, 45 - 1 यानी 42। तो N2 की वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पे 42 और N1 की वैल्यू होनी चाहिए 1000। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन क्या होंगे? बिल्कुल करेक्ट होंगे। इसी तरह से अपन N3 और N4 भी अपन फाइंड कर सकते हैं। अगर अपन N3 की बात करें तो N3 मतलब S3 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और S3 में अपन को कितने एक तरह से कॉम्बिनेशन बनाने, कितने एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन बनाने, वो 4 नंबर के कॉम्बिनेशन अपन को बनाने हैं। और वो 4 नंबर आपको इस तरह सेलेक्ट करने हैं कि चारों कैसे होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए और जो वैल्यू है वो 1 या 1 से ज्यादा। तो सिंपल सी बात यह है कि 10 में से अपन को 4 डिस्टिंक्ट सेलेक्ट करने हैं और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। तो अगर अपन 4 सेलेक्ट करें तो 10C4 और साथ में बोला है कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होने चाहिए, मतलब अपन को उनको अरेंज नहीं करना, आपस में परम्यूटेशन नहीं बनाने, सीधा सीधा अपना आंसर यही होगा, ये होगा अपना N3। इसकी वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं 10C4 यानी 10 9 8 × 7 बाई 4 × 3 × 2 × 1, ये अपने पास मिलेगा 24 और into 3 72। so it will be 7 × 3 × 10 यानी 210। so करेक्ट आंसर होना चाहिए 210, लेकिन यहाँ पे है 220, so it will be wrong। अगर N4 की अपन बात करें तो N4 में अपन को क्या पूछा गया है? एक तरह से S4 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और S4 क्या है कि 4 नंबर से कॉम्बिनेशन इस तरह से कि चारों डिस्टिंक्ट हैं। चारों कैसे हैं? डिस्टिंक्ट हैं। तो चारों अपन सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, तो बताइए N4 क्या होगा? 10C4। लेकिन यहाँ पे I, J, K, L में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आपस में अपन अरेंज भी कर सकते हैं। तो अरेंज करेंगे तो यहाँ पे टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे 10C4 × 4 फैक्टोरियल, तो ये होगा N4। ठीक है, लेकिन अपन को ऑप्शन डी में पूछा है N4/12, तो हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा अपने पास 10C4। हालांकि अपन चेक कर चुके थे, ये आ रहा था 210 और ये 4 फैक्टोरियल यानी 24/12, तो ये होगा अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और इस क्वेश्चन में अपन को बोला गया है कि कंसीडर ए ट्राइंगल PQR हैविंग साइड्स ऑफ ए लेंथ PQR opposite to the angles PQ and R respectively, then which of the following statements are true। हमें एक ट्राइंगल दे रखा है PQR और यहाँ पे इनके जो सम्मुख भुजाएं हैं, अपोजिट साइड्स हैं, उनकी लेंथ है स्मॉल p, स्मॉल q एंड स्मॉल r, और हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अगर यहाँ पे पहले स्टेटमेंट की बात की जाए, पहले ऑप्शन की बात की जाए, तो इसमें अपन को ये चेक करना है कि cos p की जो वैल्यू है क्या रियली हमेशा 1 - p² / 2QR से ज़्यादा होगी। सो लेट्स चेक इट। तो cos p वैसे होता क्या है? कोसाइन रूल से cos p होता है अपने पास q² + r² - p² / 2QR, और हमें लाना है यहाँ पे p² / 2QR। तो बिल्कुल यहाँ पे बन सकता है p² / 2QR, तो अपन को अलग अलग इनको डिवाइड करना पड़ेगा। सो इट विल बी q² / 2QR यानी q/2r, और यहाँ पे होगा r/2q, और माइनस यहाँ पे p² / 2QR। ये एज इट इज है और इसने इसको 1 बना रखा है। वैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर दी, यहाँ पे ये स्मॉल r होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो q/r और यहाँ पे है r/q, और ये
दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। अगर यहाँ पे अपन 1/2 कॉमन ले तो Q/R और R/Q एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, और इस रेसिप्रोकल के एडिशन की जो वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू हमेशा 2 के बराबर होती है बाई AMGM इनइक्वलिटी, कि अगर अपने पास दो नंबर पॉजिटिव है, एक x है दूसरा 1/x है, तो इनका एडिशन मिनिमम 2 होगा बाई AMGM इनइक्वलिटी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है, तो अपन बोल सकते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1 के बराबर होगी, अर्थात cos p की अपन मिनिमम वैल्यू बोल सकते हैं 1 माइनस p² अपॉन 2QR। यहाँ पे 2QR है, 2QR, ठीक है। तो पहला ऑप्शन उस हिसाब से बिल्कुल सही होना चाहिए। सिंपल कोसाइन रूल पे बेस्ड प्रॉब्लम है कि cos p क्या होता है आपको पता है, और ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन था, बिल्कुल ऐसा बन रहा है। और अगर इसको ऑब्जर्व करें तो एक तरह से AMGM इनइक्वलिटी से इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी 1 के बराबर। तो cos p मिनिमम क्या होगा, 1 माइनस p² अपॉन 2QR। अगर सेकेंड ऑप्शन की बात करें अपन, तो सेकेंड ऑप्शन में अपन को चेक करना है कि cos r क्या हमेशा इस एक्सप्रेशन से ज्यादा होगा। तो अपन अगर इसकी बात करें तो आप गौर से इस एक्सप्रेशन को देखो, यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई अपन इसको कर सकते हैं, उसके बाद में अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन है कि cos r ग्रेटर देन और इक्वल टू, और p प्लस क्यू अगर एलसीएम है तो यहाँ पे है q माइनस r cos p, और यहाँ पे है p माइनस r cos q। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आप देख सकते हो q cos p और p cos q प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाएगा। तो अपन इसको इन शॉर्ट लिख सकते हैं, ये है cos r, एक काम करते हैं अपन p प्लस क्यू को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये अपने पास पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो p प्लस क्यू cos r ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये q cos p और p cos q को प्रोजेक्शन फॉर्मूले से अपन जस्ट r लिख सकते हैं, और यहाँ पे अपने पास बचेगा माइनस r cos p और साथ में माइनस r cos q। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखें p cos r और यहाँ से r cos p भी बनेगा, तो इन दोनों एक्सप्रेशन को अपन इधर लाते हैं, तो यहाँ से भी प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनना चाहिए। ये है p cos r, तो साथ में r cos p है, r cos p, और q cos r है यहाँ पे, तो यहाँ पे r cos q भी है, तो प्लस r cos q, और यहाँ बचा केवल r। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन फॉर्मूला काम करेगा और ये एक्सप्रेशन होगा q के बराबर। यहाँ पे ये प्लस का साइन है, तो ये होगा अपने पास q के बराबर, और इसकी अगर बात करें तो ये होगा p के बराबर और ग्रेटर देन और इक्वल टू r। तो एक तरह से ये जो अपने पास इनइक्वलिटी है एक तरह से इसके बराबर ही है, और ये कहना चाहता है कि p प्लस क्यू क्या होगा, हमेशा r या r से ज्यादा होगा। अगर ये ट्रायंगल है तो बिल्कुल बात सही है कि p प्लस क्यू क्या होगा, r से ज्यादा होगा, मतलब ये यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। आगे के ऑप्शन अपने पास अगला ऑप्शन है कि q प्लस r अपॉन p लेस देन 2 टाइम्स, यहाँ पे है साइन q और साइन r, और यहाँ पे है साइन p। वैसे अपन साइड्स को साइन की टर्म्स में लिख सकते हैं कि अगर अपन बात करें यहाँ पे q प्लस r अपॉन p की बात करें सी ऑप्शन में, तो q को अपन k साइन q और r को k साइन r, और यहाँ पे इसको अपन k साइन p लिख सकते हैं। तो ये एक तरह से अपने पास है किसके बराबर, साइन q प्लस साइन r अपॉन साइन p, और इनका एडिशन, इनका जो एडिशन है वो किससे कम है, यहाँ पे वो किससे कम है, वो किसी प्रोडक्ट से कम है। वैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एडिशन है और यहाँ पे प्रोडक्ट है, ऐसा तो AMGM इनइक्वालिटी में बनता है, तो हमें यहाँ पे AMGM इनइक्वालिटी लगानी चाहिए। तो यहाँ पे अपने पास दो नंबर अपन बोल सकते हैं ये एडिशन में है, एक है साइन q अपॉन साइन p और दूसरा है साइन r अपॉन साइन p। तो दो का एडिशन बाई AMGM अपन अप्लाई कर सकते हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं। तो इन दोनों पे अगर AMGM अपन अप्लाई करें तो इनका एडिशन अपॉन 2 क्या होगा, इनके प्रोडक्ट की पावर 1/2 से हमेशा ज्यादा होगा,
मतलब ये एक्सप्रेशन हमेशा 2 टाइम्स इनकी प्रोडक्टिव पावर 1/2 से ज़्यादा होगा। तो ये बनेगा अपने पास साइन क्यू इंटू साइन आर और नीचे बनेगा साइन पी का होल स्क्वायर, सो साइन स्क्वायर पी। तो ये एक्सप्रेशन इससे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में उल्टा दे रखा है यहाँ पे कि ये एक्सप्रेशन इससे कम है। वैसे अपन देख सकते हैं ये एक्सप्रेशन सेम ही बन रहा है, 2 टाइम्स साइन क्यू साइन आर की पावर 1/2 और नीचे बनेगा साइन पी। तो ये रिलेशन हमेशा ट्रू है, बट यहाँ पे रिलेशन उल्टा दे रखा है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है। लास्ट वाले ऑप्शन की बात की जाए, लास्ट वाले ऑप्शन में दे रखा है कि P लेस देन Q और P लेस देन R है, तो cos Q P बाई R से ज्यादा होगा और साथ में cos R भी P बाई Q से ज्यादा होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या ये स्टेटमेंट सही है। लास्ट ऑप्शन कि P Q से कम है और P R से भी कम है, मतलब अपन बोल सकते हैं कि जो P है वो स्मॉलेस्ट साइड है, तो अपन बोल सकते हैं कि P पक्का यहाँ पे एक्यूट होगा, यानी साइन P तो पॉजिटिव होगा ही होगा, लेकिन अपन साथ में बोल सकते हैं कि cos P यहाँ पे 100% पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे जो P है वो स्मॉलेस्ट साइड है, Q से भी कम है और R से भी कम है, तो जो P एंगल है वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, तो cos P पक्का यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन हमें चेक करना है कि cos Q क्या P बाई R से ज़्यादा होगा, और यहाँ पे है cos R यहाँ पे P बाई Q से ज़्यादा। तो देखते हैं cos Q P बाई R से ज़्यादा, हमें कंपेयर करना है कोसाइन को किससे, साइड्स के रेशियो से। अपन एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे ये कोसाइन में है, इसको भी अपन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में ला सकते हैं। P बाई R को अपन जस्ट साइन P अपॉन साइन R लिख सकते हैं, और ये है cos Q, और ये हमेशा साइन की वैल्यूज ट्राइंगल में क्या होंगी, हमेशा पॉजिटिव होंगी, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ये है cos Q साइन R ग्रेटर देन साइन P। थोड़ा और भी अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये अपने पास Q और R में है, अगर चाहें तो अपन P को भी चेंज कर सकते हैं Q और R में, अपन साइन P को लिख सकते हैं साइन Q प्लस R फॉर ट्राइंगल, तो ये इनइक्वलिटी है cos Q साइन R ग्रेटर देन ये साइन Q प्लस R, और ये एक्सप्रेशन होता है अपने पास साइन Q cos R प्लस cos Q साइन R। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक्सप्रेशन तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन पक्का कैसा है, 0 से कम, यानी साइन Q इंटू कोस R 0 से कम। तो ट्राइंगल के लिए साइन Q की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, पक्का यहाँ पे कोस R कैसा है, नेगेटिव। कोस R कैसा है, नेगेटिव। कोस R नेगेटिव, मतलब यहाँ पे जो R है वो क्या होगा, पाई बाई 2 से ज़्यादा होगा। इसी तरह से अगर अपन बात करें यहाँ पे सेकंड की कि cos R क्या P बाई Q से ज़्यादा है, तो एक बार चेक करते हैं यहाँ पे कि अगर cos R P बाई Q से ज़्यादा हुआ, मतलब cos R ग्रेटर देन, एक तरह से इसको लिख सकते हैं साइन P अपॉन साइन Q। तो सिमिलरली अपन इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ये बनेगा cos R साइन Q ग्रेटर देन साइन P को अपन इसकी टर्म में लिख सकते हैं जस्ट Q प्लस R, और ये बनेगा cos R साइन Q ग्रेटर देन साइन Q प्लस R, होता है अपने पास साइन Q cos R प्लस cos Q साइन R। यहाँ अपन दे सकते हैं cos R साइन Q कैंसिल, मतलब cos Q इंटू साइन R पक्का कैसा है, नेगेटिव। साइन नेगेटिव होगा नहीं ट्राइंगल के लिए, इसका मतलब cos Q नेगेटिव है, मतलब Q क्या है, पाई बाई 2 से ज़्यादा। तो ये फोर्थ ऑप्शन के जरिए ये कहना चाहता है कि ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, इसका मतलब कि Q पाई बाई 2 से ज़्यादा है, और साथ में अभी अपन ने रिजल्ट निकाला था कि R भी पाई बाई 2 से ज़्यादा है, तो किसी भी ट्राइंगल में दोनों एंगल, कोई भी दोनों एंगल पाई बाई 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि टोटल एंगल ही क्या होता है, 180, तो किन्हीं दो का सम 180 से ज़्यादा कैसे हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे श्योरली यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल गलत है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, फंक्शन है जो -π/2 से π/2 डोमेन है और इसका को डोमेन है r, और कॉन्टिन्यूस फंक्शन है f(0) है 1 और इंटीग्रेशन ओवर 0 to π/3 इज 0, और हमें सही स्टेटमेंट इसमें पहचानना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि इक्वेशन fx - 3 cos 3x बराबर 0, इसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन 0 से π/3 में होगा। और हमें यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि f ऑफ 0 है 1 के बराबर और 0 से π/3 इंटीग्रेशन भी 0 के बराबर है। अपन एक काम करते हैं, ये जो फंक्शन है इसका 0 से π/3 इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन अपन को पता है 0 से π/3। तो अगर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन किया जाए, अगर इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो देखते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या आ रहा है। पहला ऑप्शन में fx - cos 3x और हम करेंगे 0 से π/3, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन 0 से π/3 अपन को पता है। तो ये इंटीग्रेशन तो हो जाएगा एक तरह से जस्ट 0, क्योंकि ये अपन को गिवन है। और साथ में माइनस cos 3x का भी इंटीग्रेशन है 0 से π/2, और cos 3x का इंटीग्रेशन यहाँ पे यहाँ पे π/2 नहीं है, π/3 है। और cos 3x का इंटीग्रेशन होगा अपने पास sin 3x/3 और इंटीग्रेशन है 0 से लेकर π/3। तो sin 3x π/3 अगर रखेंगे तो ये बनेगा sin π, और 0 रखेंगे तब भी क्या बनेगा, sin 0 मतलब 0। तो ये एक्सप्रेशन आएगा 0 के बराबर। तो अपन ने नोटिस किया कि इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो 0 से π/3 के बीच में क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब इस इक्वेशन का पक्का एक रूट लाइक करेगा ही करेगा, एटलीस्ट वन रूट लाइक करेगा ही करेगा 0 से π/3 में। अगर कोई भी फंक्शन है जैसे fx है, अगर a से b में उसका इंटीग्रेशन 0 है कॉन्टिन्यूस फंक्शन का, तो a से b के बीच में fx का एटलीस्ट एक रूट लाइक करेगा ही करेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट से इसका भी एक कम से कम एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह से अपन अगर ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी में ऐसी कुछ बात करेगी एटलीस्ट वन सॉल्यूशन 0 से π/3। तो देखते हैं यहाँ पे क्या अपन इसको एक फंक्शन मान सकते हैं, fx - 3 sin 3x और ये है 6/π। तो ये एक तरह से अपने मान लो ये क्या है, gx है, और हमें gx बराबर 0 के सॉल्यूशन निकालने हैं 0 से π/3। अगेन अपन को इसका इंटीग्रेशन पता है ऑलरेडी, इसका इंटीग्रेशन अपन फाइंड कर सकते हैं और इसका भी इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो हमें एक बार जरूर चेक करना चाहिए कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो 0 से π/3 में क्या होगा। तो अगर इसको अपन इंटीग्रेट करें, यहाँ भी इसको इंटीग्रेट करें तो देखते हैं क्या मिलता है। अगर 0 से π/3 में इसको इंटीग्रेट करें पूरे को, ये तो बन जाएगा 0, और इसका जो इंटीग्रेशन है वो होगा अपने पास -3, तो एज इट इज रहेगा, और sin 3x का इंटीग्रेशन होता है -cos 3x, तो ये बन जाएगा cos 3x अपॉन में 3 भी होता है, और इंटीग्रेशन है 0 से π/0 से यहाँ पे है π/3, और साथ में 6/π का इंटीग्रेशन होगा 6/πx, और ये है 0 से π/3। तो अगर यहाँ पे π/3 अपन रखेंगे तो ये cos π यानी -1, ये तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो cos π यहाँ पे बनेगा -1, और -0 जब रखेंगे तो यहाँ पे cos 0 वो भी बनेगा -1, और यहाँ पे अगर अपन बात करें तो π/3 अगर रखेंगे तो ये बनेगा 2, और 0 पे बनेगा 0, और ये बन रहा है 2 - 2 यानी 0। तो अपन ने नोटिस किया कि ये जो अपने पास इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है जब इसको सही तरीके से अपन ने लिखा इस फॉर्मेट में, कुछ gx बराबर 0 के फॉर्मेट में, और gx का जो इंटीग्रेशन है 0 से π/3 में वो 0 आ रहा है, और ये सारा फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस दे रखा है, ये कॉन्टिन्यूस होता है, और कांस्टेंट फंक्शन वैसे भी कॉन्टिन्यूस होता है। तो इसका इंटीग्रेशन 0 से π/3 में 0 है, इसका मतलब इसका भी इस इंटरवल में एटलीस्ट वन सॉल्यूशन आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी सही और ये ऑप्शन भी सही। इसी तरह से अपन ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी भी चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी और डी चेक करते हैं।
अगर ऑप्शन सी की बात की जाए तो ये लिमिट का क्वेश्चन है और फॉर्मेट कुछ ऐसा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x और इंटीग्रेशन 0 टू x f ऑफ t dt अपॉन 1 माइनस e की पावर x स्क्वायर। और इसके बारे में अगर कहें, ये अपने पास इंटीग्रेशन है और लिमिट का अगर फॉर्मेट देखें, फॉर्म देखें कौन से फॉर्म की लिमिट बन रही है, तो x टेंडिंग टू 0 पे ये 0 है, 0 से 0 ये भी 0 है और नीचे अपने पास 1 माइनस ए की पावर 0, तो ये पूरा भी क्या बनेगा, 0 बनेगा। इसको थोड़ा अपन एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अपन थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हैं, पॉलिनोमियल में अपन चेंज कर सकते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। तो 1 माइनस ये हो जाएगा अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x की पावर 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो इस तरह से अपन एक्सपेंड कर सकते हैं। और x टेंडिंग टू 0 है तो अपन हायर पावर्स को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो नीचे एक तरह से अपने पास है 1 माइनस 1 और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, तो नीचे है यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर और ऊपर है x और 0 से x f t dt। यहाँ x कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन है सिंपल अपने पास 0 से x इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी विद रेस्पेक्ट टू t अपॉन x। लेकिन फिर भी यहाँ पे अपने पास अगर x टेंडिंग टू 0 रखेंगे तो अभी भी अपने पास लिमिट कैसे बनेगी, यहाँ पे 0 से 0 मतलब ये 0 रहेगा और नीचे भी यहाँ पे 0 बनेगा, तो ये अभी भी 0/0 फॉर्म है। अगर अपन चाहें तो यहाँ पे लेबनिज यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अपन लगा सकते हैं, यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अपन लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 0/0 फॉर्म है, यहाँ पे 0/0 फॉर्म है, तो यहाँ पे अपन एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं और ये अपने पास बनेगा। अगर इसको अपन ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर डिफरेंशिएट करें तो ये बनेगा fx और यहाँ पे बनेगा -1 और लिमिट थी अपने पास x टेंडिंग टू 0, तो ये बनेगा f ऑफ 0 अपॉन -1 यानी माइनस f ऑफ 0। और शुरुआत में अपन को f ऑफ 0 की वैल्यू दे रखी थी, f ऑफ 0 की वैल्यू है 1, तो अपना आंसर आना चाहिए -1 के बराबर, तो -1 इसका आंसर आना चाहिए। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी भी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। लास्ट अपने पास ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगर इसकी बात करें तो ऑप्शन डी में भी अगेन अपन को एक लिमिट पूछी है और लिमिट है अपने पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x 0 से x f ऑफ t dt अपॉन यहाँ पे है एक्स स्क्वायर। साइन एक्स को अपन अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं एक्स और x टेंडिंग टू 0 है तो हायर पावर्स को नेगलेक्ट किया जा सकता है, तो ये है अपने पास x और नीचे एक्स स्क्वायर 0 से x f ऑफ t dt, x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो ये है 0 से x f ऑफ t dt अपॉन x। अगेन ये सिमिलर फॉर्मेट बना बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, बस फर्क इतना सा है यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस बना है, तो यहाँ पे आंसर -1 की जगह क्या होगा, जस्ट +1, तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, जस्ट +1, लेकिन यहाँ ऑप्शन में दे रखा है -1, तो यहाँ पे अगर +1 होता तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होता, लेकिन -1 है तो ये गलत होगा। अगला क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि O ओरिजिन है, OA और OB दो वेक्टर दे रखे हैं और तीसरा वेक्टर है OC जो इन्हीं दोनों की फॉर्म में है और OB और OC का क्रॉस है, जो मैग्नीट्यूड है इनका क्रॉस प्रोडक्ट का वो है 9/2 और हमें यहाँ पे चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कि इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहले ऑप्शन में हमें प्रोजेक्शन पूछा है किसी वेक्टर का दूसरे पे और दूसरे में पूछा है ट्राइंगल का एरिया, तीसरे में भी किसी ट्राइंगल का एरिया और चौथे में पूछा है एक तरह से दो डायगोनल्स जो पैरेललोग्राम है, जो जो संलग्न अपने पास भुजाएं हैं OA और OC, उनसे बनने वाले जो डायगोनल होंगे उनके बीच का एंगल अपन को पूछा है और वो भी एक्यूट एंगल। तो देखिए यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन अपन को दे रखी है वो है OA, OB और OC और साथ में OB और OC का क्रॉस प्रोडक्ट अपन को दे रखा है। O यहाँ पे ओरिजिन है तो अपन मान सकते हैं कि जो अपने पास शीट्स A है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अपन पोजीशन वेक्टर मान सकते हैं, जस्ट A वेक्टर, स्मॉल a वेक्टर, तो ये हो जाएगा 2i केप 2j केप और k केप और B वेक्टर है i केप -2j केप
और 2 के केप। और ये एक तरह से अपने पास B क्रॉस C, तो अपन यहाँ से कह सकते हैं कि जो C वेक्टर है इसके अलोंग, जो शीर्ष C है उसके अलोंग जो अपने पास पोजीशन वेक्टर है वो है C वेक्टर, तो ये होगा B वेक्टर माइनस लेमडा A वेक्टर अपॉन 2। तो अपन को यहाँ पे दे रखा है B क्रॉस C का मैग्नीट्यूड, तो B क्रॉस C की अगर बात करें अपन तो B क्रॉस C देखते हैं कितना होगा। B क्रॉस C ये होगा अपने पास, B क्रॉस C की अगर बात करें तो B क्रॉस C है अपने पास B माइनस लेमडा A अपॉन 2, और ये होगा अपने पास B क्रॉस B 0, तो ये माइनस लेमडा B क्रॉस A या फिर लेमडा A क्रॉस B, और यहाँ पे है अपॉन में 2। तो इसका मैग्नीट्यूड अपन को दे रखा है 9/2, मतलब एक तरह से इसका मैग्नीट्यूड है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड है ना एक तरह से सेम ही होगा, और ये दे रखा अपन को 9/2। और A क्रॉस B अपन इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि A वेक्टर और B वेक्टर दोनों अपन को गिवन है, तो ये इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन लेमडा की वैल्यू इजीली अपन फाइंड कर लेंगे, और हमको लेमडा दे रखा है कि पॉजिटिव है, तो लेमडा का मोड जस्ट क्या हो जाएगा, लेमडा ही हो जाएगा, और ये हो गया A क्रॉस B/2 का मोड इक्वल्स टू 9/2, 2 से 2 कैंसिल। जस्ट अपन को A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो देखते हैं यहाँ पे A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो अगर A क्रॉस B की अगर अपन बात करें तो ये होगा अपने पास, इजीली अपन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ये होगा अपने पास कंपोनेंट 2 2 1, यहाँ पे 1 -2 और 2, और ये है I के का कोफिशिएंट देखें तो 4 + 2 यानी 6 आएगा, और -j का कोफिशिएंट देखें तो ये आएगा 4 - 1 यानी 3, और k केव का कोफिशिएंट आएगा -4 और -2 यानी -6, और हमें चाहिए A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा 6 का स्क्वायर 36, ये 9 और ये 36, तो 72 और 9 81 यानी 9। तो यहाँ पे A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड है वो है 9 के बराबर। अगर ये 9 है तो 9 से 9 कैंसिल, तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे लैम्डा की जो वैल्यू है किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर। और लैम्डा अगर अपन को पता है तो अपन इजीली कह सकते हैं जो C वेक्टर है वो क्या होगा, B वेक्टर माइनस A वेक्टर अपॉन 2। तो यहाँ पे फाइनली अपन बोल सकते हैं कि C वेक्टर अपन को पता है, और C वेक्टर होगा एक तरह से B माइनस A अपॉन 2, तो C वेक्टर है B माइनस A अपॉन 2। ये अपने पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। लेमडा यहाँ पे नोन था, लेकिन अब अपन यहाँ पे C की वैल्यू जानते हैं, क्योंकि एक तरह से अपन को लेमडा पता है इसलिए अपन C की वैल्यू यहाँ पे जानते हैं। अब अपन सारे ऑप्शन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन अपने पास कि प्रोजेक्शन ऑफ OC ऑन OA, यानी जो C वेक्टर है उसका A वेक्टर पे प्रोजेक्शन, मतलब C डॉट A केप, यानी C डॉट A अपॉन A का मैग्नीट्यूड। C डॉट A की अगर बात करें, C अपने पास है B माइनस A, और B माइनस A होगा अपने पास, ये हो जाएगा माइनस I केप, माइनस I केप, और -2 -4j केप, और यहाँ पे 2 - 1 जस्ट k केप, और अपॉन में है 2। तो ये अपने पास C वेक्टर होगा। तो C डॉट A देखो यहाँ पे C ये है और A ये है अपने पास, इनका डॉट प्रोडक्ट -2, और यहाँ पे बनेगा -8 एंड K डॉट K जस्ट 1, और साथ में अपने पास है 2। तो ये तो हो गया C डॉट A, और साथ में A का मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पे √4 + 4 + 1 यानी √9 मतलब 3, तो ये अपने पास बनेगा -10 + 1 यानी -9 अपॉन 3 × 2, तो ये बनेगा यहाँ पे -3/2। तो अपन आराम से ये फाइंड कर सकते हैं। देखो आपको A पता है, B पता है, अपन इजीली एरिया निकाल सकते हैं। एरिया क्या होता है, एक तरह से
हाफ यहाँ पे OA क्रॉस OB हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे OA OB इसकी साइड्स होगी। तो ये भी अपन इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि वेक्टर्स गिवन है। सिमिलरली ऑप्शन सी है ट्राइंगल ABC का एरिया, ये बाई कॉन्सेप्ट अपन बोल सकते हैं, ये होगा AB क्रॉस AC। तो अपन को ABC तीनों के पोजीशन वेक्टर बताया, तो ये भी फाइंड कर सकते हैं। एंड लास्ट यहाँ पे ऑप्शन डी कि एक्यूट एंगल बिटवीन डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, जिसकी दो जो लगातार साइड्स हैं वो है OA एंड OC, यानी यहाँ पे ये C वेक्टर है और ये A वेक्टर है। तो हमें यहाँ पे डायगोनल्स के बीच का एंगल निकालना है और इसके डायगोनल्स हो गए अपने पास A प्लस C, और ये होगा एक तरह से A माइनस C या फिर C माइनस A, ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो एक तरह से अपन बोल सकते हैं कि A प्लस C और A माइनस C के बीच का एंगल अपन को फाइंड करना है। A और C पता है तो दोनों डायगोनल्स भी अपन को पता है, दोनों वेक्टर्स के बीच में अपन एंगल फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है कि E एक पैराबोला है y² इक्वल टू 8x और P यहाँ पे कोई पॉइंट है कुछ इस तरह से कि अपने पास एक पैराबोला है y² इक्वल टू यहाँ पे 8x और P यहाँ पे पॉइंट है -2,4, तो कुछ इस तरह से पॉइंट होगा -2,4। और यहाँ पे Q एंड Q' दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है E पर कि PQ और PQ' टेंजेंट है, तो ये पॉइंट था P अपने पास, और PQ एंड यहाँ पे PQ' ये अपने पास क्या है, टेंजेंट्स हैं। और साथ में बोला है कि F है वो फोकस है, F यहाँ पे फोकस है। हमें यहाँ पे सही स्टेटमेंट पहचानने हैं। तो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट है कि PFQ क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। PFQ इसकी बात कर रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल होगा क्या। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो है -2,4 और इसका x कोऑर्डिनेट है -2, यानी एक तरह से ये x इक्वल टू -2 पे ही लाई करता है और x बराबर -2 एक तरह से इसकी डायरेक्ट्रिक्स है। तो इस डायरेक्ट्रिक्स पे पॉइंट लाई करता है और इस पॉइंट से अगर अपन टेंजेंट खींचते हैं तो ये जो लाइन सेगमेंट है, जो टेंजेंट का जो सेगमेंट है, यहाँ से जब टेंजेंट खींचते हैं तो ये सेगमेंट हमेशा फोकस पे 90 डिग्री सबटेंड करता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि ये 90 डिग्री है, तो ये ट्राइंगल अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल होगा। इसी तरह से अगर Q डैश की बात करें, Q डैश, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा या नहीं होगा। अगेन ये अपन ने यहाँ डायरेक्ट्रिक्स से टेंजेंट्स खींची है, तो दोनों टेंजेंट्स के बीच में 90 डिग्री हमेशा होता है। जब भी अपन डायरेक्ट्रिक्स से अगर टेंजेंट खींचेंगे तो टेंजेंट्स जो अपने पास एंगल बिटवीन टेंजेंट्स है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। तो ये ऑप्शन भी सही है कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये ट्राइंगल भी क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ऑप्शन सी है अपने पास डिस्टेंस बिटवीन P एंड F इसका होगा एक तरह से 2,0 y² इक्वल्स टू 8ax के लिए, तो दोनों पॉइंट्स पता है तो ये भी अपन फाइंड कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है कि F लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग Q एंड Q', तो Q एंड Q' पे ही F लाई करेगा। वैसे आपको बता दें यहाँ पे ये एंगल बिटवीन जो टेंजेंट्स है वो कितना है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री है तो यहाँ पे जो कोड ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पे Q और Q', तो ये यहाँ पे फोकल कोड होनी चाहिए, तभी इनके बीच में क्या होता है 90 डिग्री। इसका मतलब Q' यहाँ पे F से पास करेगी क्योंकि ये फोकल कोड होनी चाहिए। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन भी सही होगा। हालांकि अपन ये ऑप्शन चेक कर सकते हैं P एंड F इनके बीच की डिस्टेंस क्या ये 5√2 है, अगर है तो ऑप्शन सही है, अदरवाइज ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। अगला क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 और ये है पैसेज का पार्ट। इसमें क्या बोला गया है कि एक रीजन है और रीजन इस तरह से है कि x है 0 या 0 से ज़्यादा, मतलब y एक्सिस से दाईं तरफ, और ये एक पैराबोला है जिसका इनसाइड पार्ट है और पैराबोला है अपने पास y² इक्वल टू 4 - x, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा और ये वर्टेक्स होगा 4,0। तो इसका इनसाइड पार्ट और साथ में है x 0 या 0 से ज़्यादा, मतलब ये वाला पार्ट। आगे बोला गया है कि F फैमिली ऑफ सर्कल्स जो इस R रीजन में है और सेंटर्स है उनके एक्स एक्सिस पे, और C ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस सबसे ज़्यादा है, लार्जेस्ट है, और वो जो सर्कल है वो एक तरह से कर्व को मीट करता है अल्फा कोमा बीटा पे।
तो कुछ इस तरह से अपन सर्कल मान सकते हैं, लार्जेस्ट सर्कल जिसकी रेडियस सबसे ज़्यादा है, और ये मीट कर रहा है यहाँ पे अल्फा कोमा बीटा पे, और ये अपन सेंटर मान सकते हैं एच कोमा 0। तो हमें पूछा कि यहाँ पे इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस क्या होगी और अल्फा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। हालांकि अपन को यहाँ पे इसका कर्व दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स, ये अपन पॉइंट पैरामेट्रिक फॉर्म में मान सकते हैं। वाई अगर अपन टी माने, वाई कोऑर्डिनेट यानी बीटा को अगर टी माने, तो अल्फा यानी एक्स कोऑर्डिनेट होगा अपने पास 4 माइनस टी स्क्वायर। तो पहले क्वेश्चन में अपन को पूछा है रेडियस और दूसरे में अल्फा की वैल्यू, यानी दूसरे में 4 माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट अपन क्या लगा सकते हैं कि अगर ये टच करते हैं, अगर ये लार्जेस्ट है तो ये टच करेंगे, और टच करते हैं तो इन दोनों पे टेंजेंट या फिर दोनों पे नॉर्मल बिल्कुल सेम होंगे। यानी अगर मैं इस पे पैराबोला पे इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाना चाहूँ तो वो इसके सेंटर से पास करेगा। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल कैसे अपन निकालेंगे, उसके लिए अपन यहाँ पे स्लोप की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। तो डिफरेंशिएट करो, 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर -1, तो डी वाई बाई डी एक्स होगा यहाँ पे -1/2y, और y कोऑर्डिनेट है t, तो ये हो गया 2t। तो ये है टेंजेंट का स्लोप। तो नॉर्मल का स्लोप होगा यहाँ पे 2t, और नॉर्मल का स्लोप अगर 2t है, पॉइंट अपन को पता है, तो नॉर्मल की इक्वेशन अपन निकाल सकते हैं। और नॉर्मल की इक्वेशन अपने पास होगी एक तरह से y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप होगा 2t, और x माइनस x1 है, x माइनस x1 करेंगे तो x माइनस 4 प्लस टी स्क्वायर। तो ये होगा अपने पास नॉर्मल की इक्वेशन कहाँ पे, इस पॉइंट पे, और ये सेंटर से पास करना चाहिए, तो ये h कोमा 0 से पास करना चाहिए। तो h कोमा 0 इसमें रखेंगे, h माइनस 4 प्लस टी स्क्वायर, और ये 2t और 0 यहाँ पे है तो माइनस t। तो यहाँ से अपन दे सकते हैं कि t से t कैंसिल, तो -1/2 बराबर h माइनस 4 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ से जो h की वैल्यू है वो अपने पास आएगी, h की वैल्यू 4 माइनस 1/2 यानी 7/2 माइनस टी स्क्वायर। तो h की वैल्यू मतलब ये x कोऑर्डिनेट अपने पास आ गया है ना, और ये है 7/2 माइनस टी स्क्वायर, और डेफिनेटली ये पॉजिटिव होगा क्योंकि इधर है, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, मतलब टी स्क्वायर अपने पास अगर आया तो वो 7/2 से कम ही होगा। तो हमें यहाँ पे t निकालना है, h और t में एक रिलेशन पता है, साथ में अपन एक रिलेशन और लगा सकते हैं। अगर ये लार्जेस्ट है, अगर ये लार्जेस्ट है और इसको टच कर रहा है, तो लार्जेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना अपन टच करा सकते हैं कि ये इससे बाहर ना निकल जाए। मतलब जब ये लार्जेस्ट कंडीशन में होगा तो इसको भी टच करेगा, साथ में वाई एक्सिस को भी टच करेगा। तो अपन कह सकते हैं अगर वाई एक्सिस को भी टच करेगा तो इसकी रेडियस एक तरह से एच के बराबर ही हो जाएगी। तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, एच के बराबर। तो अपन ये कंडीशन लगा देते हैं कि h माइनस 4 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस और 0 माइनस टी का होल स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर बराबर होगा रेडियस का स्क्वायर यानी जस्ट एच स्क्वायर। तो यहाँ से अपन को h और t में एक और रिलेशन मिलेगा, वहां से अपन h को या फिर t को एलिमिनेट करके, अगर h को एलिमिनेट किया तो अपन t की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और अगर t को एलिमिनेट किया तो अपन h की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हो एच स्क्वायर तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो यहाँ पे h में लीनियर होगा, तो अपन h को एलिमिनेट करके t की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पर ध्यान रखना यहाँ पे t की वैल्यू हो सकता है आपके पास दो वैल्यू भी आ सकती है या सिर्फ एक वैल्यू भी आ सकती है, पर ध्यान रखिए टी स्क्वायर 7/2 से कम होना चाहिए। तो जब t मिल गया तो हमें एक तरह से ये पॉइंट पता है और t पता है, तो h पता है, तो ये पॉइंट भी पता है, और ये वैसे भी पता होगा। अगर t पता है तो ये पता होगा, और h भी पता होगा तो ये पॉइंट भी पता होगा। तो हमें पूछा था रेडियस, अपन ये रेडियस फाइंड कर सकते हैं, और साथ में पूछा वैल्यू ऑफ अल्फा यानी 4 माइनस टी स्क्वायर। टी पता है तो अपन अल्फा के बारे में भी अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास यहाँ पे अगेन दो पैसे से क्वेश्चन है, और यहाँ पे f1 और f2 दो फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, f1 कुछ इस तरह से और f2 कुछ इस तरह से, और हमें बोला गया कि ये प्रोडक्ट ऑफ a1 a2 a3 इस तरह से डिनोट करता है, और mi ni वो क्या है, एक तरह से नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा ऑफ फंक्शन fi।
मतलब F1 के लिए अपने पास ये जो नंबर ऑफ लोकल मिनिमा है वो M1 है और लोकल मैक्सिमा है वो है N1। सिमिलरली F2 के लिए ये है M2 और N2 और हमें यही एक तरह से पूछा है M1 N1। तो एक तरह से अपन को फंक्शन F1 के लिए लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा की संख्या निकालनी है और सिमिलरली F2 के लिए। तो सबसे पहले अपन F1 पे फोकस करते हैं और F1 अपने पास है कुछ इस तरह से। तो सिंपल सी बात, अगर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा चाहिए तो अपन को F1 डैश तो फाइंड करना पड़ेगा और जहां पे F1 डैश का साइन चेंज होता है वहां पे लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करता है। तो एक बार अपन F1 डैश चेक करते हैं तो ये इंटीग्रेशन हट जाएगा और ये बनेगा x माइनस जे की पावर j और इनका प्रोडक्ट 1 से लेकर 21 तक। तो ये बनेगा अपने पास x माइनस 1 की पावर 1, x माइनस 2 की पावर 2, x माइनस 3 की पावर 3, x माइनस 4 की पावर 4 और लास्ट में बनेगा अपने पास x माइनस 21 की पावर 21। तो ऑब्वियसली बात है इवन पावर्स पे तो साइन चेंज नहीं होगा, केवल ओड पावर्स पे होगा, यानी 1, 3, 5, 7 इन पे साइन चेंज होने वाला है, अर्थात यहीं पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मिल सकता है। तो ये मिलेंगे 1, 3, 5 जो ओड है वहीं पे मिलेंगे और इस तरह से लास्ट में 21। और अगर ये माइनस से प्लस में जाता है, अगर इधर से इधर माइनस से प्लस में जाता है तो ये मिनिमा से मैक्सिमा आई मीन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग बनेगा, मतलब वहां पे मिनिमा एग्जिस्ट करेगा और प्लस से माइनस चेंज हो रहा है। अगर लेफ्ट से प्लस से माइनस जा रहा है तो फिर वहां पे लोकल मैक्सिमा बनेगा। इधर अगर देखिए तो यहाँ पे हमेशा प्लस साइन आएगा और साइन चेंज यहाँ पे होगी तो माइनस प्लस इस तरह से चलता रहेगा। ये 19 है, फिर यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे एक तरह से 17, तो ये साइन चेंज होते रहेंगे माइनस प्लस माइनस इस तरह से। तो टोटल अपने पास ये नंबर है 21 तक ओड होते हैं अपने पास, 11 ओड होते हैं, 11 ओड होते हैं। तो प्लस से माइनस ये अपने पास बनेंगे 6 पे बनेंगे और 5 पे कितने बनेंगे अपने पास, माइनस से प्लस। हालांकि प्लस से माइनस यहां से शुरुआत हो रही है तो 11 में से 6 में से तो 11 में से 6 में तो प्लस से माइनस चेंज होगा और बाकी जो 5 है उनमें माइनस से प्लस चेंज होगा। प्लस से यहाँ पे माइनस मतलब यहाँ पे मिनिमा और कितने पॉइंट होंगे, ऐसे टोटल 6 पॉइंट होंगे। तो नंबर ऑफ जो मिनिमा है वो होंगे 6 और बाकी जो 5 बचे हैं वो होंगे नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो ये M1 N1 अपन को पता है, तो M1 और N1 की वैल्यू पुट करके अपन इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह से M2 N2 की जरूरत अपन को पड़ेगी, यानी इसके नंबर ऑफ लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा। तो ये फंक्शन F2 कुछ इस तरह से। अगेन अपन को यहाँ पे इसके डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी और इसका जो डिफरेंशिएशन है वो होगा F2 डैश 98 इंटू 50 x माइनस 1 की पावर 4d माइनस और यहाँ पे है 600 इंटू 49 और x माइनस 1 की पावर यहाँ पे होगा 48। और ये एक्सप्रेशन काफी सिंपल है, यहाँ पे काफी कुछ कॉमन आ रहा है। यहाँ पे अपने पास 49, यहाँ पे है 49, तो यहाँ पे कॉमन ये 98 इंटू 50, यहाँ पे 49 इंटू 600, वैसे ये 49 इंटू 100 होगा, 4900 है और ये यहाँ पे अपन 4900 ये कॉमन ले सकते हैं और साथ में यहाँ पे x माइनस 1 की पावर 48 भी कॉमन आएगी। तो यहाँ पे सिर्फ x माइनस 1 बचेगा और यहाँ पे माइनस है, तो ये है 4900 x माइनस 1 की पावर 48 x माइनस 7। अगर यहाँ पे साइन चेंज की बात करें तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा इवन पावर में, लेकिन यहाँ ऑड पावर है तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, केवल एक जगह साइन चेंज होगा। और यहाँ पे अगर साइन चेंज होगा तो कैसे होगा, आप देख सकते हो कि इसके राइट साइड में होगा प्लस साइन और इसके लेफ्ट साइड में होगा माइनस साइन, मतलब माइनस से प्लस जा रहा है, मतलब यहाँ पे लोकल मिनिमा बनेगा। तो केवल एक पॉइंट पे ही अपने पास साइन चेंज हुआ और वहां पे भी लोकल मिनिमा बना। तो यहाँ पे लोकल मिनिमा यानी M2 का जो वैल्यू है वो होगा 1, लोकल मैक्सिमा यहाँ पे होगा नहीं, तो N2 की वैल्यू आएगी 0। M2 और N2 अपन को पता है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी अपन फाइंड कर सकते हैं और बहुत ही इजीली अपन फाइंड कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रवीण गुप्ता। आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अभी आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 11 और 12 लिखा हुआ है। बहुत सिंपल सा इजी सा प्रॉब्लम आया था।
दो फंक्शन है जी और एफ है यहाँ पर। ओके, जी में भी आपको दो फंक्शन गिवन है, जी1 जी2, और फंक्शन एफ भी आपको गिवन है। बहुत सिंपल सिंपल फंक्शंस आपको गिवन है। ये तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया, ये सिंपल सा एक लीनियर फंक्शन है 4x माइनस पाई, वहां पर साइन स्क्वायर एक्स है, और फिर आपसे एक इंटीग्रेशन डिफाइन किया हुआ यहाँ पर एस आई, एंड दैट इज पाई बाई 8 to 3 पाई बाई 8 एफ एक्स इंटू जी आई एक्स डी एक्स, ठीक है ना। और आपसे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रॉब्लम नंबर 11, वो पूछा गया आपसे 16 टाइम्स ऑफ s1 बाय पाई, ठीक है ना। तो मतलब आपको s1 फाइंड करना है, तो बहुत इजीली आप s1 फाइंड कर सकते हैं। आप सोचिए s1 क्या होगा, ये हो गया बेटा जी पाई बाई 8 to 3 पाई बाई 8। देखिए ना s1, आप i की जगह 1 पुट कर दीजिए, पाई बाई 8 to 3 पाई बाई 8। यहां हो गया आपके पास एफ एक्स इंटू जी1 एक्स डी एक्स, ठीक है ना। i की जगह 1 पुट कर दिया हमने। अब सोचिए g1 तो कितना गिवन है बेटा जी, 1 गिवन है, तो ये तो 1 हो गया, और एफ एक्स गिवन है साइन स्क्वायर एक्स। तो इससे ज्यादा इजी प्रॉब्लम आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जेई एडवांस से, मतलब ये तो उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा। तो बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम आपके सामने है यहाँ पर। अब इसको आप देखकर आपको हंसी भी आएगी और आप बहुत इजीली भी इसको कर सकते हैं। अब चाहें तो आप इसको कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 लिख लीजिए, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर इन दोनों लिमिट्स को अगर आप गौर करके देखें तो इन दोनों का सम पाई बाई 2 है, तो आप a प्लस बी माइनस एक्स भी लगा सकते हैं, मतलब किंग प्रॉपर्टी भी यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर हम किंग प्रॉपर्टी के साथ चलें तो s1 आपके लिए हो जाएगा यहाँ पर पाई बाई 8 to 3 पाई बाई 8, और यहां पर आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो यहां से आपके पास s1 की वैल्यू आ गई पाई बाई 8 to 3 पाई बाई 8, इंटीग्रेशन पाई बाई 8 to 3 पाई बाई 8, ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम सब लोग जानते हैं हम करते क्या है, किंग प्रॉपर्टी लगाने के बाद इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो दोनों को ऐड किया तो 2s1 आपके पास सोचिए क्या आ गया, पाई बाई 8 to 3 पाई बाई 8 1 dx। 1 कैसे हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां पर अब आपके पास बनता है 2s1 इक्वल टू, अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा आपके पास यहाँ पर लिमिट में, ठीक है ना, x, और यहाँ पर पाई बाई 8 to 3 पाई बाई 8 इंटीग्रेशन हो जाएगा। दोनों का अगर आप डिफरेंस लें तो ये आपके पास बन गया 2 पाई बाई 8, बोले तो पाई बाई 4, और यहां से आपके पास जो s1 की वैल्यू आ गई वो पाई बाई 8 आ गई, ठीक है ना। क्या आ गई बेटा जी, पाई बाई 8, 2 से डिवाइड कर दिया ना बेटा जी, पाई बाई 4 पाई बाई 8 हो गया। आपसे क्या मांगा था बेटा जी, 16 टाइम्स ऑफ s1 बाय पाई। तो अब आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 16 s1 बाय पाई से, तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपके पास 16 पाई बाय 8, और यहाँ भी पाई, कैंसिल 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 कैंसिल, और आपका आंसर आ गया बेटा जी 2, ठीक है ना। तो इस फर्स्ट प्रॉब्लम का आंसर, प्रॉब्लम नंबर 11 का आंसर हो गया 2। सिमिलरली एकदम सिमिलर प्रॉब्लम है नंबर 12, ठीक है ना। अब नंबर 12 में आपसे क्या मांगा है बेटा जी, s2 मांगा है, ठीक है। तो s2 हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन पाई बाई 8 to 3 पाई बाई 8, पाई बाई 8 to 3 पाई बाई 8 एफ एक्स, और साथ में आ जाएगा बेटा जी g2x dx, साथ में क्या आ जाएगा g2x dx, ठीक है ना। अब जरा इधर देखो, fx आपके पास है पाई बाई 8 to 3 पाई बाई 8, इंटीग्रेशन पाई बाई 8 to 3 पाई बाई 8, fx आपके पास है साइन स्क्वायर एक्स, 1 सेकेंड प्लीज, साइन स्क्वायर एक्स, और g2x क्या है, चलिए आइए देखते हैं अपन, g2x है मॉड ऑफ 4x माइनस पाई dx, ठीक है। अब फिर से वही बात, मैं तो यही कहूंगा कि बेटा जी यहां पर भी किंग लगा दीजिए, a प्लस बी माइनस एक्स लगा दीजिए, ठीक है ना। अब अगर आप a प्लस बी माइनस एक्स लगाते हैं तो जरा सोचिए क्या होने वाला है। अगर आप a प्लस बी माइनस एक्स लगाते हैं तो ये हो गया पाई बाई 8 to 3 पाई बाई 8, यहां पर आपके पास हो जाएगा बेटा जी साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है ना। a प्लस बी माइनस एक्स लगा रहा हूं यहां पर, ओ सॉरी बेटा यहाँ मॉड है, सॉरी बेटा मॉड है, ठीक है ना। और यहां पर मल्टीप्लिकेशन में आ गया मॉड ऑफ 4, और यहां क्या लिखोगे बेटा जी आप, पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस पाई dx, ठीक है। बस 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 खत्म हो गया। अब जरा सोचिए s2 क्या आ गया, बड़ा एडवांटेज, पाई बाई 8 to 3 पाई बाई 8, ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। और सबसे इंटरेस्टिंग तो ये देखिए बेटा जी क्या हो गया, ये आपके पास आ गया बेटा जी, देखो ये हो गया आपके पास 2 पाई, देखो एंट्री दो इसको, तो ये कितना हो गया बेटा जी 2 पाई माइनस 4x माइनस पाई, तो आपके पास फिर से क्या आ गया, मॉड ऑफ पाई माइनस 4x dx।
मतलब ये वाला पोर्शन चेंज नहीं हुआ बेटा जी, किंग लगाने के बावजूद भी ये पोर्शन चेंज नहीं हुआ। अरे मोड के अंदर a माइनस बी लिखिए चाहे b माइनस ए लिखिए, एक ही बात आप जानते हैं। तो अब फिर से आप क्या कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। अब अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो सोचिए आपके पास क्या आने वाला है, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 2s2 आ जाएगा, पाई बाई 8 टू 3 पाई बाई 8, मॉड ऑफ 4x माइनस पाई तो कॉमन आ जाएगा, मॉड ऑफ 4x माइनस पाई कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा आपके पास फिर से साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x dx। अब ये वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। और अब आपके पास कितना सिंपल सा इंटीग्रेशन आ गया बेटा जी, 2s2 इक्वल टू ये हो गया पाई बाई 8 टू 3 पाई बाई 8 मॉड ऑफ 4x माइनस पाई dx। ठीक है बेटा, बस 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 अब क्या करना है अपने को, 2s2 हो गया और यहाँ पर अब मोड ऑपरेट करना है। तो आप गौर करके देखिए पाई बाई 4 पर ये क्या हो रहा है बेटा जी, 0 हो रहा है, तो उससे पहले और आगे आपको पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा, तो मोड ऑपरेट कर लीजिए। तो पहला इंटरवल तो अपन ब्रेक कर लेते हैं पाई बाई 8 से पाई बाई 4। ठीक है ना, आप चाहे तो ग्राफ बना के भी एरिया काउंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कर लीजिए। पाई बाई 8 से पाई बाई 4 तक हम चलें तो ये जो पोर्शन है वो नेगेटिव रहेगा, तो यहां पर आप इसको लिख सकते हो पाई माइनस 4x dx। ठीक है, प्लस फिर आप इसको ब्रेक कर लीजिए पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 8, वहां पर ये कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है बेटा जी। ठीक है ना, तो आप इसको आप लिख सकते हो 4x माइनस पाई dx। बस बेटा जी हो गया खत्म। अब आप इसको बड़े आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास 2s2 आ गया बेटा जी। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे अपन, तो ये हो गया पाई एक्स माइनस एक्स सॉरी 2x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 लिखोगे तो कैंसिल होके 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास पाई बाई 8 टू पाई बाई 4। यहाँ पर देखिए बेटा जी, यहाँ पर क्या होने वाला है आपके पास, फिर से देखो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस पाई एक्स, और ये हो गया पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 8। एरिया से जाते तो शायद थोड़ा सा आपके पास कैलकुलेशंस कम हो जाती है, लेकिन चलो ठीक है, अब छेड़ दी बात तो खत्म तो करनी है। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पुट कर दीजिए। तो ये हो गया बेटा जी आपके पास, देखो पहले पाई बाई 4 पुट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 पाई पाई स्क्वायर बाय 16। देखो ना, पाई स्क्वायर बाय 16। ओके, ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये पुट करें तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस पाई स्क्वायर बाय 8 हो जाएगा। देखो पाई स्क्वायर बाय 8, और ये पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आपके पास आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर बाय 64। यहाँ से इसको कैंसिल कर दें तो ये 32 रह जाएगा आपके पास बेटा जी। ठीक है ना, चलिए खत्म करते हैं। इधर देखिए बेटा जी क्या आ गया आपके पास, इधर आपके पास आ जाएगा, ये पुट करेंगे अपन तो यहाँ पर बन जाएगा आपके पास 2 तो एज इट इज, और ये हो जाएगा 9, साथ में आ जाएगा 9 पाई स्क्वायर बाय 64। तो ये भी वापस कितना हो गया बेटा, 32 हो गया। ठीक है ना, ये पुट करें तो ये हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर बाय 8। अब ये पुट करते हैं अपन, ये वाला लिमिट पुट करें तो ये हो जाएगा माइनस 2 पाई स्क्वायर बाय 16, और माइनस माइनस प्लस, और आपके पास आ गया पाई स्क्वायर बाय 4। ठीक है ना, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से अपन सॉल्व कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो चलिए अब इसको फाइनली सॉल्व कर लिया जाए। तो ये देखो बेटा जी कितना हो गया, पाई स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर बाई 8, तो ये हो गया 2 पाई स्क्वायर बाई 8 मतलब पाई स्क्वायर बाई 4। तो इतना पोर्शन तो 0 हो गया, तो अपने को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो पाई स्क्वायर बाय 32, और यहाँ है 9 पाई स्क्वायर बाय 32, तो ये तो हो गया 10 पाई स्क्वायर बाय 32। यहाँ लिख देता हूँ बेटा जी। ठीक है ना, 10 पाई स्क्वायर बाय 32, फिर एलसीएम लेंगे एक साथ बेटा जी। यहाँ पर अगर हम और सिंप्लीफाई करने चले तो देखो बेटा जी ये भी 8 हो गया। ठीक है, इन दोनों को मर्ज करें तो ये हो गया 4 पाई स्क्वायर, देखो ना कितना हो गया बेटा जी, 4 पाई स्क्वायर बाय 8, जिसको आप लिख सकते हैं 2 पाई स्क्वायर बाय 4। ठीक है ना, अरे 4 पाई स्क्वायर बाय 8 आ गया ना, तो उसको 2 पाई स्क्वायर बाय 4 लिख सकते हो, और एक वो हो गया, तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ सिंगल यही बचेगा। ठीक है ना, अब आखिर में आप एक बार और एलसीएम ले लीजिए 32, तो ये हो गया 10 पाई स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास आ गया माइनस 8 पाई स्क्वायर। ठीक है ना, तो आपके पास हो गया यहाँ से पाई स्क्वायर
देखो ना बाय 16, ये आपके पास 2s2 का वैल्यू आ गया, तो आपके पास s2 हो गया बेटा जी यहाँ से पाई स्क्वायर बाय 32। ठीक है, पूछा गया आपसे, वो देखते हैं। पाई स्क्वायर बाय 32 s2 की वैल्यू आ गई, s2 आ गया पाई स्क्वायर बाय 32। चलिए पुट कर देते हैं यहीं पर, ठीक है ना, तो ये हो गया 48 पाई स्क्वायर बाय 32, और साथ में यहां पर आपके पास आ गया बेटा जी पाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है ना, और अगर हम इनको कैंसिल करने चले तो ये हो गया आपके पास 3/2, 16 से कैंसिल करो ना, ये 2 और ये 3/2, तो ये आ गया 1.5। तो आपकी सेकंड प्रॉब्लम का आंसर आ गया बेटा जी 1.5। ठीक है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम थी, हल्का सा कैलकुलेशन है, और आप चाहते तो इस कैलकुलेशन को भी अवॉइड कर सकते थे। यहां से आप चाहते तो इसको, इसका ग्राफ बना के आराम से एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, तो आप इन स्टेप से बच जाएंगे। जो एक दो स्टेप हमने फालतू की बोरिंग से स्टेप लिए ना, ठीक है ना, इनसे आप बच सकते हैं। बाकी चॉइस आपके सामने है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम का आंसर था बेटा जी आपके पास 2, और सेकंड प्रॉब्लम का जो आंसर बना वो बना बेटा जी 1.5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हाँ बेटा, ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने सामने, बड़ी मजेदार प्रॉब्लम है, और इसमें बोला है कि भाई एम कोई सेट है x, y का, और वो इस सर्कल को और उसके इंटीरियर को मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा कुछ है यहाँ पर। ठीक है ना, ये जो पहली चीज इंटरेस्टिंग जो यहाँ से पता चल रही है। उसके बाद में एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, बहुत सिंपल सा, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पर एस नॉट कोई है जिसका वैल्यू 0 है, और यहाँ एस एन डिफाइन किया हुआ है, और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ दिस प्रोग्रेशन, ओके, इस प्रोग्रेशन के। ठीक है, उसके बाद में बोला है कि भाई सी एन कोई सर्कल है, ठीक है ना, सी एन कोई सर्कल है जिसका सेंटर तो बेटा जी एस एन माइनस 1,0 है, मतलब एक्स एक्सिस पर है सेंटर, ठीक है ना, और रेडियस ए एन बोला हुआ है, ठीक है ना, रेडियस ए एन बोला हुआ है, ये रहा बेटा जी। ठीक है, इसी तरीके से कोई सर्कल डी एन भी है, मतलब दो अलग अलग सर्कल के बारे में बात की है, मतलब एक जैसे ही दो अलग अलग प्रॉब्लम है, ठीक है ना, बस इसमें सेंटर को कहीं और शिफ्ट किया, रेडियस सेम रखिए, सेंटर को, ओहो सेंटर देखो ढंग से बेटा जी, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम है, मतलब वाई इक्वल टू एक्स लाइन पे शिफ्ट किया है, मतलब ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। वहां पर एक्स एक्सिस पे था सेंटर, और यहाँ पर सेंटर को सिर्फ कहां शिफ्ट कर दिया बेटा जी, y इक्वल टू एक्स लाइन पे। तो अगर एक प्रॉब्लम में हम टैकल करते हैं तो दूसरा तो आप सीधा बना लेंगे बेटा जी, ठीक है ना, दूसरा बनाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए, तो फिर काम करते हैं। तो पहला प्रॉब्लम क्या बोला हुआ है, बोला है कंसीडर m विथ रेडियस 1025 बाय 513। ओके, ये रेडियस है, इस सर्कल की बात हो रही है इस रेडियस के साथ, और बोला है कि बी द नंबर ऑफ ऑल दो सर्कल्स सी एन दैट आर इनसाइड एम। ओके, एम के अंदर होने चाहिए, ठीक है ना, और सी एन, मतलब सी एन को बोला गया है कि सी एन भैया वो सर्कल है जो एम के अंदर है। Let L be the maximum possible number of circles among these K circles such that no two circles intersect. Okay, कोई दिक्कत नहीं। Then इनमें से देखना कौन सा ऑप्शन सही है। तो जरा आइए इस प्रॉब्लम को समझते हैं, ठीक है, हो क्या रहा है इसमें। सीएन के बारे में बात की है फर्स्ट प्रॉब्लम के अंदर, तो सीएन के बारे में बात करें तो सीएन का जो सेंटर है, सीएन जो सर्कल है उसका सेंटर तो है बेटा जी एस एन माइनस 1,0, ठीक है, मतलब हमेशा एक्स एक्सिस पर रहेगा, और जो रेडियस ली हुई है वो ली हुई है बेटा जी आपने ए एन। कोई दिक्कत नहीं बेटा जी, फिलहाल बात है एम की। अब एम क्या है बेटा जी, एम है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेसर देन इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर का वैल्यू ये गिवन है, आपसे पूछा है आर ये है बेटा जी, ठीक है ना। इसको देखो ढंग से, ये 2 से जस्ट छोटा है, 2 से जरा सा छोटा है बेटा जी, 1025 बाय 513, 2 से थोड़ा सा छोटा बेटा जी, ठीक है ना, ये रेडियस 2 से जस्ट छोटी है। तो अब आपको क्या बोला है कि भाई ये जिसका सेंटर तो 0,0 हो गया, सर्कल एम का सेंटर तो 0,0 है, और रेडियस 2 से जरा सा छोटा है, उसके अंदर आप कितने सीएन फिट कर सकते हैं, कितने सीएन उसमें मैक्सिमम फिट कर सकते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं इसको, समझिएगा बेटा जी, ठीक है ना, बड़ा प्यारा सा प्रॉब्लम है, और मतलब इतना ही टफ भी नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका एम हो गया, समझिएगा, है ना, ये एम है,
थोड़ा और इसको ढंग से बना लेता है। हाँ, ये एम हो गया। अभी क्या है ना, Cn लिखना है अपने को, ठीक है ना। तो जरा सोचो, अगर मैं यहाँ C1 लिखूं, C1 के बारे में बात करूं सबसे पहले, C1 के बारे में, तो C1 के लिए A जो सेंटर है वो तो हो गया S0, क्योंकि 1 पुट करोगे ना, 1 - 1 0 हो गया S0। अच्छा, S0 का वैल्यू 0 गिवन है, ठीक है ना, तो सेंटर उसका 0,0 ही हो गया, ठीक है ना। और रेडियस क्या हो गई, A1, C1 तो रेडियस A1। अब रेडियस जो AN है वो हमें बोला हुआ था 1/2n-1। अब 1 पुट कर दो आप यहां पर, तो ये भी 1 हो गया। तो मुझे क्या समझ में आता है कि सेंटर तो 0,0 है और रेडियस 1 है, तो ये C1 है जी, ये C1 हो गया, रेडियस 1 हो गई, तो ये पॉइंट हो गया 1,0। क्या हो गया बेटा जी, 1,0। अब जो अगर मैं C2 की बात करता हूं, किसकी बात करूं बेटा जी, C2 की, तो C2 के लिए जो सेंटर हो गया वो तो S1,0 हो गया। अब S1 हो गया सम ऑफ वन टर्म, ठीक है ना, एंड वो क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितना, 1/2 ही तो होगा बेटा जी, ठीक है ना, मतलब सॉरी 1 ही होगा, सॉरी 1 ही होगा। तो यहां पर आपके पास सेंटर क्या आ गया, 1,0। अगले सर्कल का C2 का सेंटर आ गया 1,0 और रेडियस आ गई बेटा जी A, C2 चाहिए ना, A2 आ गई। अब रेडियस अगर A2 हो गई तो जरा A2 देखो बेटा जी, क्या हो गया, हाफ। तो ये सेंटर और रेडियस हाफ, तो अगला सर्कल ये हो गया। अब आपसे बस यही पूछा जा रहा है कि आप कितने सर्कल यहां पर फिट कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि अब जो अगला बनाओगे वो ऐसा बनेगा, ठीक है। ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, और ये प्रोग्राम कब तक चल सकता है, बस यही हमसे पूछा जा रहा है। सेंटर हमेशा कहां लाई करेगा, यहां पर, ठीक है ना, सेंटर हमेशा एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। फर्स्ट वाले का 0,0 था, सेकंड वाले का 1,0 हो गया, थर्ड वाले का सेंटर चाहो C3, तो आप यहां पर 3 पुट कर दो, S2 हो गया। S2 का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म तो 1 है और सेकंड टर्म 1/2 है। देखो ना, यहां से निकाल लो, सम ऑफ टू टर्म्स 3/2,0 हो गया बेटा। तो बस अब आपसे ये पूछा है कि कितने सर्कल हैं इस तरीके के जो आप यहाँ फिट कर सकते हैं, मैक्सिमम कितने सर्कल फिट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज समझ में आ रही है बेटा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं सर्कल की साइज छोटी होती जा रही है, तो आप ये मत समझिएगा कि अब आगे सर्कल नहीं मिलेगा, अभी मिल सकता है बेटा जी, ठीक है ना। तब कितना मिलेगा यही हमको पता करना है। तो सोच लीजिए, मान लीजिए कि जो लास्ट सर्कल है जो यहाँ फिट हो सकता है वो CN है। क्या है बेटा जी, CN, C1 है, C2 है, C3, मान लीजिए CN है। क्या बेटा जी, CN। तो सबसे पहले मुझे CN का रेडियस चाहिए आपसे, ठीक है ना। CN का अगर आप मुझे रेडियस ला देना तो मैं आपके लिए क्वेश्चन बना दूंगा, ठीक है ना। CN का अगर आप मुझे रेडियस और सेंटर दोनों चाहिए बेटा जी, तो सेंटर तो ये रहा CN का, क्या, SN-1। अब अगर मैं SN-1 की बात करूं तो ये हो गया सम ऑफ n-1 टर्म्स। क्या बेटा जी, सम ऑफ n-1 टर्म्स। तो कर सकते हैं फाइंड बेटा जी n-1 टर्म्स का सम फाइंड। फर्स्ट टर्म तो कितनी है, देखो बेटा जी 1 ही है, देखो A1 पुट करो, 1 हो गई। रेशियो क्या है, 1/2। कितने टर्म्स का सम चाहिए, n-1 टर्म्स का सम चाहिए, क्योंकि जो सेंटर है वो क्या है, SN-1 है ना बेटा जी, और यहां पर आ जाएगा 1-1/2। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करें बेटा जी, इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो ये हो गया आपके पास टू द पावर n-1 और यहां पर आपके पास नीचे देखो क्या आ जाएगा बेटा जी, यहां होगा टू द पावर n-1 और यहां पर 2, तो ये कैंसिल होकर ये हो जाएगा टू द पावर n-2। यहां से अगर आप ऐसा भी कर लें तो यहां से आपको जो SN-1 मिल रहा है इधर डिवाइड कर लो चाहो तो फिर से वापस, तो यहां तो 2 हो जाएगा बेटा जी आपके पास, और यहां आ जाएगा -1/2 द पावर -1/2 ये क्या आ गया बेटा जी, सेंटर आ गया, ठीक है ना। तो सेंटर हो गया 2 -1/2 द पावर n-2, 0। ये सेंटर हो गया बॉस, क्या हो गया बेटा, सेंटर हो गया। अब आप सोचिए ये तो सेंटर है, और अगर मैं रेडियस की बात करूं तो CN की रेडियस क्या होगी बेटा जी, AN होगी, ठीक है ना। तो AN ये लिखा हुआ आपके पास कितना है बेटा जी, रेडियस, ये तो सेंटर है, और रेडियस हो गई आपके पास, सॉरी रेडियस AN ही लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, और वो हो गई 1/2 द पावर n-1। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, ठीक है ना। अब आप सोचो, ये सर्कल अगर अंदर फिट होना चाहता है,
अगर ये सर्कल इस एम के अंदर फिट होना चाहता है, एम के अंदर फिट होना चाहता है, तो यहां से सोचो किसी भी एक सर्कल के बारे में सोचो कि ये कहां तक जा रहा है। जैसे C3 को ही सोचो, ये कहां तक जा रहा है। एक तो सेंटर वाला वैल्यू, ये वाली सेंटर वाली वैल्यू, प्लस इस सर्कल की रेडियस, वहां तक ही तो बाहर की तरफ जाएगा बेटा जी, यहां तक ही तो आएगा बाहर, ये वाला C3। तो सोचो CN कहां तक जाएगा, एक तो सेंटर से, सॉरी 0,0 से उसके सेंटर की डिस्टेंस जो यही हो जाएगी, प्लस उसकी रेडियस जो ये है, यहां तक ही तो बाहर जा सकता है ना। और वो वैल्यू 2 से कम होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए 2 से कम? क्योंकि हमारे पास इसकी जो रेडियस है वो 2 से जस्ट कम है। तो बेटा जी हो गया ना क्वेश्चन खत्म। तो मैं तो यही कहता हूं कि भाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 द पावर n-2 सेंटर से, ये मान लो CN है और ये इसका सेंटर है, तो ये वाला प्लस ये रेडियस, ये 2 से कम रहना चाहिए। रेडियस ऐड कर दो और ये क्या होना चाहिए, लेस देन 2। बस बेटा जी, अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है और इसको सॉल्व करते ही हमारी बात बन जाएगी, ठीक है ना। अब 2 ना लिखो तो आप एग्जैक्टली रेडियस भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो 2 ना लिखो, रेडियस ही लिख लेते हैं। रेडियस कितना था, चलिए आर का वैल्यू देख लेते हैं, 1025/513, ठीक है ना। 1025/513 एग्जैक्टली हमने रेडियस ही लिख दिया, ठीक है ना। हम 2 क्यों लिखे, रेडियस जो है वही लिखेंगे बेटा जी, ठीक है ना। बस खत्म हो गया। अब कर लेते हैं इसको सॉल्व। अब इसको सॉल्व करें तो बड़ा आसान है इसको सॉल्व करना। एक काम करो, इसको 2 को उधर शिफ्ट कर दो, ठीक है ना। 2 को उस तरफ शिफ्ट कर दो बेटा जी, ठीक है ना। उस तरफ शिफ्ट करें अपन, तो यहां पर आपके पास हो गया, देखो इसको सॉल्व कर लूं पहले तो मैं, तो इन दोनों का एलसीएम तो 2 द पावर n-1 हो जाएगा। तो मेरे पास यहां तो आ जाएगा बेटा जी, देखो -2 ये वाला, ठीक है ना। और यहां पर आ गया +1 और ये गया उस तरफ लेस देन, इसको उधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो गया 1025/513 -2, ठीक है ना। तो वहां पर आपके पास आ गया, यहां तो हो गया -1 अपॉन 2 द पावर n-1, ठीक है ना। और ये हो गया लेस देन -1/513, ऐसा ही होगा बेटा, ठीक है ना। अब देखो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 द पावर n-1 ग्रेटर देन 1 अपॉन 513, उल्टा कर दो तो ये हो गया 2 द पावर n-1 लेस देन 513, ठीक है ना। अब हम सब लोग जानते हैं कि ये जो होता है वो होता है 2 द पावर 9 से जरा सा बड़ा, ठीक है ना। तो मतलब ये कंफर्म बात है कि 2 द पावर n-1 लेस देन इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 2 द पावर 9। अरे इससे छोटा है तो मतलब हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये खुद तो इंटीजर होने वाला है नहीं, एन हमें इंटीजर चाहिए। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है वो यही है। तो मतलब n क्या बेटा जी, लेस देन इक्वल टू कितना होने वाला है बेटा जी, 10 होने वाला है। बात समझ में आ रही है। तो मतलब हम 10 सर्कल है, 10 सर्कल है जो फिट कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 सर्कल है जो हम फिट कर सकते हैं, क्योंकि n का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, लेस देन इक्वल टू 10। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्कल जो हम फिट कर सकते हैं वो 10 होंगे बेटा जी। तो जो k का वैल्यू होगा वो 10 होगा बेटा जी। k का वैल्यू क्या होगा, 10। और अब आप सोच कर देखिए, सारे ऑप्शन ऑलमोस्ट वैसे ही रिजेक्ट हो गए, क्योंकि k का वैल्यू अगर आपने 10 बोल दिया बेटा जी, मतलब कम से कम ये ऑप्शन तो गया ही बेटा जी, क्योंकि k का वैल्यू 10 होने पर, हाँ लेकिन यहाँ भी माहौल बन सकता है। अभी रुकिए बेटा जी, अभी k का वैल्यू 10 हुआ है, अभी l और पता कर लेते हैं। तो l क्या बोला है, द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ सर्कल्स अमॉन्ग दीज k सर्कल्स। अब आप सोचिए, आप C10 तक अंदर ही हैं, C10 तक अंदर है बेटा जी, C10 तक आप अंदर हैं। अब आप अगर गौर करके देखें तो C1 C3 C5 C7 ये सब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे ना। देखो ना, C1 C3 को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना, लेकिन C2 को करेगा। तो C1 C3 को नहीं कर रहा तो C2 C4 को नहीं कर रहा है, ठीक है ना। मतलब 5 लोग ऑड वाले एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, 5 लोग इवन वाले एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। इसका मतलब क्लियर कट बात है कि यहां पर आपसे पूछा गया है L be the maximum possible number of circle among these k circles such that no two the circle intersect। तो ये कितने हो गए बेटा जी अपने पास, 5 सर्कल्स हो गए, ठीक है ना। पांचों ऑड वाले एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, जहां पर पांचों इवन वाले भी तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। तो भैया ये वैल्यू k वैल्यू तो हो गई आपके पास 10 और l वैल्यू हो गई 5। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है। ये हो गया 10
5, ये तो गलत हो गया बेटा जी, 20 होगा ये तो ये हो गया बेटा जी आपके पास 20 प्लस ना, ये 26, ये भी गलत हो गया। ये हो गया 20 प्लस 15, ओहो ये भी गलत, मतलब यही सही है। ये हो गया 30 और ये 10, 40। यस बेटा जी, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा बेटा जी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 13 सॉल्व। अब अगर प्रॉब्लम नंबर 14 की बात करूं, प्रॉब्लम नंबर 14 की, तो उसमें जो डिस्कशन है आप देख सकते हैं 14 में डिस्कशन, 14 में जो डिस्कशन किया है ना बेटा जी, वो कुछ खास नहीं, वो बड़ा इजी डिस्कशन है। सेम कहानी जो हमें रिपीट करनी है वो किसके लिए बेटा जी, डीएन के लिए। किसके लिए बेटा जी, डीएन, द नंबर ऑफ ऑल दो सर्कल डीएन दैट आर इनसाइड एम। तो ये प्रॉब्लम बड़ा आसान हो गया। आसान कैसे हो गया, इस बार रेडियस ये है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार सोचिए एम क्या होगा, एम को फिल कीजिए आप बस। इस बार एम ये हो गया, ये इसका रेडियस हो गया, लेकिन इस बार जो हमारा सर्कल चलेंगे वो ऐसे चलेंगे बेटा जी, ऐसे, लाइक दिस, ऐसा, क्योंकि सारे सेंटर्स कहां चले गए हैं बेटा जी, y इक्वल टू एक्स लाइन पर। कहां चले गए बेटा जी, y इक्वल टू एक्स लाइन पर। तो बस बेटा जी कुछ नहीं है, डिस्कशन में कुछ भी नया नहीं है, सेम डिस्कशन होगा। बस इस बार आपको एक √2 को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। किसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा बेटा जी, √2 को, बस बाकी सब कुछ कहानी वही है। क्यों √2, क्यों, क्योंकि बेटा जी पहले सेंटर आपका इधर भग रहा था, इधर सेम क्वेश्चन है बेटा जी, सेम प्रॉब्लम। पहले सेंटर भग रहा था इस तरफ, इस तरफ, उसकी आपने डिस्टेंस निकाली कहां से, याद करो, सबसे पहले डिस्टेंस कहां से निकाली थी, मैंने क्या करवाया, देखो मैं समझाता हूं आपको पिछला प्रॉब्लम। ये देखो हमने क्या लिखा यहां पर, ये तो ओरिजिन से डिस्टेंस प्लस रेडियस, यही किया। इस बार भी यही करना है, ओरिजिन से डिस्टेंस प्लस रेडियस, और जो गिवन रेडियस से कम होनी चाहिए, बस खत्म कर दो, खत्म कर दो, खत्म कर दो, खत्म कर दो। ये देखो, ओ सॉरी ये क्या चल गया, हाँ। तो जब आप यहां पर जो भी सेंटर आने वाला है, ठीक है ना, जो भी सेंटर आने वाला है उसकी जब आप ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट, दोनों सेम होंगे तो √2 टाइम्स इंट्रोड्यूस हो जाएगा बस। तो अब हमें क्या करना है, जो सीएन सर्कल है, सीएन, तो सॉरी सीएन नहीं, माफी चाहूंगा, इस बार सीएन नहीं डीएन है, जो डीएन सर्कल है, हमें बस क्या करना है, उसका सेंटर ही तो निकालना है, ठीक है ना, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, √2 से, और फिर उसमें क्या ऐड कर देनी है, डीएन की रेडियस, और उसको लिख देना है लेस देन इस सर्कल की जो रेडियस गिवन है उससे। तो बस बेटा जी अपने को डीएन का सेंटर चाहिए, और डीएन का सेंटर आ जाएगा, क्योंकि डीएन का सेंटर है Sn-1, और Sn-1 में पिछली प्रॉब्लम में निकाल के रखा है, ये रहा, बस यही है। तो इस बार जो सेंटर बनेगा वो बनेगा, इसी को बुला लो वापस, इसका जो सेंटर होगा वो होगा बेटा जी 2 - 1/2 n-2। देखो 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 देखो, हाँ यही तो था Sn-1, ठीक है ना, और y कोऑर्डिनेट भी यही होगा, रेडियस अभी भी क्या ली हुई है इन्होंने, an, तो वही रहेगी रेडियस, तो ठीक है ना, an वही रहेगा 1/2 n-1। खत्म कहानी बेटा जी, बस अब इसका डिस्टेंस कहां से निकालना था, पहले ऐसे निकाल रहे थे ओरिजिन डिस्टेंस, अब ऐसे निकाल लो, तो बताइए डिस्टेंस क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा बेटा जी आपके पास यहां पर √2 टाइम्स, क्योंकि बेटा जी क्या लिखोगे, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर तो लिखोगे ना, √2 टाइम्स 2 - 1/2 ठीक है ना, इसमें ऐड कर दो क्या बेटा जी, रेडियस 1/2 और इसको हम लिखेंगे लेसर देन, यस, 199 -1/2 और ये सारा मल्टीप्लाई कर रखा है इन लोगों ने √2 से। किससे बेटा जी, √2 से। √2 को काउंटर करने के लिए हमें पूरे तरह से, मतलब ये तैयार है √2 को काउंटर करवाने के लिए, तो हम कर देंगे काउंटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और अपना आंसर यहां पर देना है, ठीक है ना। तो कर देते हैं इसको सिंप्लीफाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें क्या करना है बेटा जी, अब वही एलसीएम लेने का अपने को जुगाड़ करना पड़ेगा यहाँ पर। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना। और अगर अपन यहाँ एलसीएम लेना शुरू करें तो मैं कहता हूँ एक काम कर लो ना यार बेटा, पहले इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मुझे लगता है ये तो हो गया, देखो 2√2 बेटा जी, कितना हो गया
2√2, ये हो गया -√2 टू द पावर n-2, ऐसा लिख लो बेटा, इजी रहेगा, +1 टू द पावर n-1, हाँ अलग करके लिखो ना बेटा, ज्यादा इजी रहेगा। यहां पर देखो, यहां पर ऐसे स्प्लिट कर लो, अगर स्प्लिट करते हो तो यहाँ 2 बचता है, देखो स्प्लिट करते हो तो यहाँ 2 बचता है, वो आएगा 2√2, यहां आ जाएगा बेटा जी √2 बाय टू द पावर 198, ठीक है। अब आप सोचिए, ये और ये गया, ठीक है ना, ये और ये तो कैंसिल हो गया बेटा जी। अब अगर इन दोनों में अगर मैं एलसीएम बना लूं पिछले क्वेश्चन की तरह, तो यहां पर देखो बेटा जी क्या आ जाएगा, एलसीएम टू द पावर n-1, ये हो गया -2√2, ये हो गया बेटा जी आपके पास +1, ठीक है ना, अरे और ये हो गया लेस देन -√2 टू द पावर 198, बोलिए बेटा जी, ऐसा ही होगा। बस 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 बस, अब कहानी हो गई खत्म। अब कहानी क्या बेटा जी, खत्म है जी, ठीक है ना। अब क्या करना है, बस इसको थोड़ा सा अपने को और मैनेज करना है बेटा जी, ठीक है ना। तो मैनेज तो अपन कर लेंगे, एक काम कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको, ठीक है ना। तो यहाँ तो आ गया बेटा जी आपके पास -2 द पावर 199 इंटू 2 द पावर हाफ प्लस 2 द पावर 198, यहाँ हो गया लेस देन -√2 टू द पावर n-1, ये बेटा। अब आगे बढ़े हैं तो एक काम करते हैं, टू द पावर 198 इधर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, टू द पावर 198 इधर डिवाइड कर देते हैं, तो यहां आपके पास रह जाएगा -2√2, अरे एक तो 2 रह जाएगा और एक √2 रह गया, ठीक है ना, प्लस यहां रह गया एक 1 लेस देन -√2, और यहां आ जाएगा बेटा टू द पावर n-199, यही होगा बेटा, ठीक है ना। अब एक काम करो, ये जो -√2 है ना, इससे भी डिवाइड कर दो, तो ये हो गया टू द पावर n-199 लेस देन, अब -2√2, तो साइन तो चेंज होगा ही ना बेटा जी, ठीक है ना, साइन तो चेंज होगा ही, इससे -√2 से डिवाइड किया, तो यहां तो आ गया 2 -1/√2। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये वैल्यू बेटा जी 2 से तो कम हो गया, तो 2 से कम, लेकिन n तो इंटीजर चाहिए अपने को, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि भाई ये लेसर देन इक्वल टू कितना हो गया 1, 2 से लेसर तो ये होगा नहीं, मतलब समझ रहे हो ना बात को, पॉइंटों में तो होगा नहीं, ये तो फिक्स वैल्यू आएगी, ठीक है ना, जो भी आएगी इंटीजर वैल्यू आएगी, तो हम इसको लेस देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। और फिर यहां से समझ में आता है कि n-199 क्या हो गया बेटा जी, लेस देन इक्वल टू 0, उसके लिए जरूरी है n का 199 से कम होना, ठीक है ना। तो मतलब यहां से क्लियर समझ में आता है कि n की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो 199 है, मतलब आप मैक्सिमम कितने सर्कल इंसर्ट करवा सकते हैं, 199 बेटा जी, ठीक है ना। तो इसका लिए जो आंसर होगा वो होगा बेटा जी आंसर नंबर बी। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा बेटा जी, ठीक है ना। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, और ये है अगला प्रॉब्लम, और बड़ा मजेदार प्रॉब्लम है। पैराग्राफ गिवन है एक हमें, जिसमें 4 अलग अलग फंक्शन गिवन है, देखिए देखिए देखिए, आ जाइए, ठीक है ना। उसमें पहला इंफॉर्मेशन ये है, शाई1 एक्स हमें गिवन है, बहुत इजी सा फंक्शन गिवन है, शाई2 एक्स भी काफी इजी सा ही नजर आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में एक एफ एक्स गिवन है और एक फंक्शन जी एक्स गिवन है, तो मतलब ये 4 बातें हमें, 4 फंक्शन हमें गिवन है। फिर हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन कौन सा है। तो मैं तो यही कहूंगा बेटा जी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और इसमें 4 अलग अलग प्रॉब्लम्स, 4 ऑप्शन नहीं है बेटा जी, ये 4 प्रॉब्लम्स हैं, हमें इन चारों को सोल्व करना पड़ेगा। तो मतलब अच्छा खासा टाइम खाने वाला है क्वेश्चन। अगर फर्स्ट प्रॉब्लम को अपन देखें तो इसमें प्योरली एफ और जी को यूज किया हुआ है, और अगर ढंग से देखो तो दोनों जगह सेम इनपुट है। इसका मतलब ये एक तरह से एफ एक्स प्लस जी एक्स के लिए हमें प्रमोट किया जा रहा है कि आप एफ एक्स प्लस जी एक्स फाइंड कीजिए, और फिर उसमें x की जगह रूट ऑफ ln3 पुट कर दीजिए, ठीक है ना, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स का कॉन्सेप्ट बनाना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप एफ एक्स और जी एक्स को देखें गौर करके, तो कैसे बनाए एफ एक्स प्लस जी एक्स, यहाँ तो लिमिट कुछ और है, यहाँ लिमिट्स कुछ और है, तो मतलब थोड़ा सा पहले काम करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बेटा जी। तो चलिए आ जाइए एफ एक्स और जी एक्स पे थोड़ा थोड़ा काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूं एफ एक्स की। आप खुद देखिए -x to x लिमिट है, ठीक है ना, और अंदर देखो बेटा जी इंटरेस्टिंग बात, यहां मोड लगा हुआ है, मतलब ये इवन है, ये इवन है और ये भी इवन है, यहाँ स्क्वायरिंग है, ठीक है ना, और इवन फंक्शन है और -x to x की लिमिट है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 times 0 to x, 2 times 0 to x। अब आप सोचिए x भी पॉजिटिव है,
तो इसका मतलब ये लिमिट्स भी पॉजिटिव है, मतलब टी भी पॉजिटिव है और टी पॉजिटिव है, तो इस मोड की कोई जरूरत नहीं है। तो इसको आप टी माइनस टी स्क्वायर ई रेज टू द पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी लिख सकते हैं बेटा जी, ठीक है ना। ये हो गया आपके लिए एफ एक्स। अच्छा किया आपने, अच्छा बना लिया। अब बात करते हैं जी एक्स की। जी एक्स की बात करूं बेटा तो देखो यहां क्या लिखा हुआ है, 0 टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ टी ई रेज टू पावर माइनस टी डी टी। अगर आप सोच रहे हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स की, तो वो तभी इंटरेस्टिंग बनेगा जब यहां पर भी लिमिट 0 टू एक्स बने, अदरवाइज तो चांस ही नहीं है इंटरेस्टिंग होने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना हम एक काम कर लें, टी को रिप्लेस कर दिया जाए किसी यू स्क्वायर से। टी को रिप्लेस कर देते हैं किसी यू स्क्वायर से, तो डी टी इक्वल टू हो गया बेटा जी आपके पास 2u du, ठीक है ना। dt क्या हो गया, 2u du, और ये हो गया। तो अब यहां अगर हम इनको पुट करें तो जरा देखते हैं gx क्या बनता है। तो 0 पुट करो t की जगह, तो देखो u का वैल्यू 0 ही आ रहा है, स्टार्टिंग तो 0 से हुई है। x स्क्वायर पुट करें तो u हो गया बेटा जी x आपके लिए, t पुट किया तो यहां आ गया u, और ये हो गया e रेज टू द पावर माइनस u स्क्वायर, और dt की जगह आ जाएगा 2u du। बेटा मजा आ गया, लिमिट चेंज हो चुकी है, इसी वजह से मैंने ये पुट किया था ताकि लिमिट चेंज हो जाए, और लेकिन उसका एडवांटेज कुछ ज्यादा ही हो गया। ये 2 बाहर और ये हो गया 0 टू एक्स यू स्क्वायर, मैं वेरिएबल चेंज कर रहा हूं, टी स्क्वायर लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छा लगे, ई रेज टू द पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी। नाउ दिस इज जी एक्स बेटा जी, दिस इज जी एक्स, ये एफ एक्स और ये जी एक्स। अब सोचना नहीं है, अब तो एफ एक्स प्लस जी एक्स करके रहेंगे, और जरा गौर करके देखो उसका मजा भी आ रहा है। अगर एफ एक्स प्लस जी एक्स करता हूं तो 2 टाइम्स 0 टू एक्स, ये तो दोनों में सेम है ही, और जब आप ऐड करेंगे सोच के देखिए, ये टी स्क्वायर और ये टी स्क्वायर कैंसिल हो गया बेटा जी, और यहां पर आ गया टी ई रेज टू द पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी, ऐसा आ गया बेटा। अब हो गए मजे बेटा जी, मजे कैसे हो गए आप खुद सोचिए। अब हम क्या करेंगे, इसको बहुत आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, आप टी स्क्वायर को या फिर माइनस टी स्क्वायर को, कोई दिक्कत नहीं, माइनस टी स्क्वायर को आप कुछ यू जूम कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहां पर आपके पास आ गया माइनस 2t dt इक्वल टू du, ठीक है ना, ऐसा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर ऐसा है तो अब यहां पर पुट करते हैं। तो सबसे पहले तो अच्छा 2t dt, तो ये तो पूरा ही पैकेज बेटा du हो जाएगा। तो अब लिमिट पुट करने का टाइम है, 0 पुट किया t की जगह तो u का वैल्यू 0 ही आ रहा है बेटा जी, ठीक है ना। x पुट किया तो यहां आ गया आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आ गया बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में 2t dt, इसकी जगह तो एक माइनस आ जाएगा, और यहां आ जाएगा e रेज टू द पावर माइनस टी स्क्वायर, तो u हो जाएगा, और यहां हो जाएगा du, कहानी हो गई खत्म, माइनस एज इट इज, और ये हो गया e पावर u। लिमिट लगा देंगे 0 से माइनस एक्स स्क्वायर का, पुट कर दीजिए लिमिट्स, तो यहां पर आ गया माइनस e रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा भाई, एक तो लिमिट का माइनस और एक माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा। तो आपके पास आ चुका है एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स आ चुका है, और वो आ गया बेटा जी 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया बेटा जी आपके पास एफ एक्स प्लस जी एक्स। अब आपसे ये मांगा तो है, लेकिन कहां मांगा है, x इक्वल टू ln3 पर बेटा जी, पुट कर दीजिए ln3, तो ये हो गया 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस ln3 आ गया बेटा जी, और ये हो गया 1 माइनस 1/3, और ये हो गया बेटा जी 2/3। ऑप्शन देखने चलते हैं, ये तो गलत हो गया बेटा जी, ये तो 1/3 है, तो ये तो गलत ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपका हो गया गलत बेटा जी, इतनी मेहनत की और वो भी मिला कैसा, गलत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जो भी है वो है। नेक्स्ट बोला है फॉर एवरी x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 है बेटा, ध्यान रखना, देयर एग्जिस्ट एन अल्फा बिलोंगिंग टू 1 to x सच दैट psi1x इक्वल टू 1 प्लस अल्फा x। तो ऐसे फीलिंग आ रही है जैसे मतलब कोई रोल्स या एलएमबीटी टाइप का कुछ है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 अल्फा, ये वो इन दिस इंटरवल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि psi1x जिस टाइप का फंक्शन है, इसमें ज्यादा गेम होना नहीं चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले इस इक्वेशन को लिखते हैं अपन। अगर आप कहें तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, जगह बना लेता हूँ यहीं पर, ठीक है ना, क्योंकि बार बार मुझे उन लोगों की जरूरत पड़ेगी। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, जगह बना लेता हूँ। तो इक्वेशन है psi1x इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एक्स। नाउ psi1x क्या है वो देखना पड़ेगा।
psi1 x है e रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस एक्स, ऐसा ही है बेटा। ओके, यहां पर x 1 से ग्रेटर है और अल्फा भी 1 से ग्रेटर है। एक काम करो 1 को इधर ले लो, x को उधर ले जाओ, तो ये हो गया अल्फा माइनस 1 इंटू एक्स। अब आप सोचिए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? अल्फा 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव है, x 1 से बड़ा है ये भी पॉजिटिव है, तो ये पूरा पैकेज पॉजिटिव हो गया बेटा जी। अब इस साइड की बात करें तो सोचो ना, x अगर 1 से ग्रेटर है तो ये तो पक्की बात है, ये तो 1/e से भी छोटा है, ठीक है ना, 1/e से भी छोटा है और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये तो नेगेटिव ही आना है बेटा जी, ठीक है ना। अब ये साइड नेगेटिव, वो साइड पॉजिटिव, कभी इक्वल नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है बेटा जी। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन 0, फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन 0 there exists a beta belonging to 0 to x such that psi2x equal to 2x psi1 beta minus 1। ओके, अब यहां पर फिर से वही फील आ रही है, रोल्स एलएमवीटी इस टाइप का फील आ रहा है। चलो पहले तो psi2x को बुलाते हैं, क्या है वो psi2x उसको देखते हैं। psi2x क्या है उसको बुलाओ बेटा जी। psi2x ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सॉरी माइनस 2 e रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस 2, और psi1x कुछ ऐसा है, psi1x कुछ ऐसा है। इन दोनों में से अगर 2 कॉमन ले लिया जाए, क्या कॉमन ले लिया जाए बेटा जी? 2, तो यहाँ psi1x बनेगा, और यहाँ लिखा होता है कुछ 2 psi1x लिखा तो है कुछ, लेकिन एक काम करो डिफरेंशिएशन में बनेगा बेटा जी, क्योंकि यहाँ से फिर से 2x आएगा। तो एक काम करो ना यार, psi2x को डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये तो 2x हो गया, ये -2 हो गया, और ये -2 माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, e रेज टू पावर माइनस एक्स आ जाएगा, वो 0 हो गया। अब अगर यहां से आप एक चीज देखें बेटा जी, मजेदार चीज, कि भाई psi2 डैश जो है डिफरेंशिएशन जो है psi2 का, वो बेटा जी इन दोनों से तो 2 कॉमन ले लो, तो ये हो गया x प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस 2। गौर करके देखो बेटा, ये कुछ और नहीं, ये psi1x ही तो है, ये देखो आ गया, ये रहा psi1x ही तो है बेटा जी। तो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं 2 टाइम्स psi1x माइनस 2, और ये हो गया psi2 डैश x। अब अगर यहां देखें आप बेटा, यहां तो यहां पर पूरा ये का ये है, देखो ना, ये 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, तो ये है, और फिर साथ में ये भी है, एक x हो रहा है, एक x है, एक x एक्स्ट्रा आया है। कहां से आया अब समझ में आ रहा है। ये तो पिछले क्वेश्चन का था, इसको तो मैं इरेज कर देता हूं, यहां से हटा देता हूं, ये तो अपने काम का है ही नहीं, जगह बनाते हैं। ओके चलो, अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा जी, एक काम करो ना यार, इनका जो x है वो इंटरवल क्या है, 0 to x की है ना, तो बेटा 0 to x में काम करो ना, एलएमवीटी लगाओ, ये psi2x फिर आएगा, psi2 डैश x, तो इसको आप लिख सकते हो psi2x माइनस psi2 0 बाय x माइनस 0। कुछ नहीं किया बेटा जी, हमने एलएमवीटी लगा दी psi2x पर। एक सेकंड बेटा, इसको मिटा देते हैं यार, जगह बनाते हैं यार। हाँ, अब आप सोचो, psi2 0 का वैल्यू देखना पड़ेगा पहले तो। psi2 0 का वैल्यू 0 0, ये हो गया -2 + 2, 0 हो गया बेटा psi2 0, तो ये तो 0 हो गया। ओके, इसको इधर ले आइए ना बेटा जी, हो गया psi2x इक्वल टू हो गया x टाइम्स, तो ये हो गया 2x psi1x माइनस 1, ठीक है ना, और यही तो है ऑप्शन, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है बेटा जी सी वाला, और सिंगल करेक्ट था, तो इसका मतलब कंफर्म है डी गलत होगा, लेकिन चलिए डी आपको चेक तो कराना ही पड़ेगा बेटा जी, ठीक है ना। तो चेक करते हैं, एफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कुछ बोला हुआ है तो उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन चेक करने चले, तो एफ एक्स हमने लिखा था
0 to x, हमने इसको चेंज कर लिया था, 0 to x t माइनस टी स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस टी स्क्वायर dt। तो डिफरेंशिएट कर दो बेटा जी, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा है, डिफरेंशिएट कर दो। तो ये हो गया x माइनस एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप इसका नंबर लाइन बनाएंगे बेटा जी, अगर नंबर लाइन बनाएंगे तो ये 0 और ये 1, तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ तो इंक्रीज करेगा और यहाँ फिर डिक्रीज करेगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई 0 से 3/2 में ये इंक्रीजिंग है, गलत बात। सिर्फ 0 से 1 में इंक्रीजिंग है, उसके बाद में डिक्रीज कर रहा है। तो बेटा जी ये तो गलत ऑप्शन हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन होगा जो सी ऑप्शन ही होगा बेटा जी। और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। ये लीजिए प्रॉब्लम नंबर 16, उसी पैराग्राफ का अगला प्रॉब्लम है और इसमें हमसे कुछ मजेदार बातें की है। सबसे पहली बात तो की है ऑप्शन नंबर ए में, उसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो वही है सेम बेटा जी। और फिर से वही ट्रू स्टेटमेंट पूछा है। तो यहां पूछा है साइन एक्स लेसर देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। ये रहा, मतलब एक तरह से इसकी रेंज पूछी गई है, ठीक है ना, इसकी मैक्स वैल्यू पूछी गई है, ठीक है ना। अरे तो बेटा जी ये तो इनफाइनाइट पे देखो, एक बार एक सेकंड, x ग्रेटर देन 0 बोला है ना, एक बार इनफाइनाइट पे देखो, ये तो 0 ही हो जाएगा। और इनफाइनाइट पे ये इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, और ये साफ कह रहे हैं कि भाई 1 से ग्रेटर हो ही नहीं सकता। गलत है बेटा जी पहला ऑप्शन, ये तो ऐसे ही टर्मिनेट हो गया। x की जगह इनफाइनाइट रखी, वैसे ही टर्मिनेट हो गया, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत कहाँ है। साई टू एक्स को देखो, साई टू एक्स हो रहा, उसमें भी ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स है। और ये भी कह रहे हैं फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 साई टू एक्स लेस देन इक्वल टू 0। ना जी, इनफाइनाइट पुट करो, इसमें भी इनफाइनाइट पुट करते ये तो 0 हो गया, बची क्या ये क्वाड्रेटिक, और इस क्वाड्रेटिक का इनफाइनाइट पर वैल्यू इनफाइनाइट ही होगा, अपसाइड ओपनिंग होगा। तो ये तो बेटा इनफाइनाइट तक वैल्यू, ये कहते हैं 0 से लेस, गलत बात है, ये तो गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट। अब बचते हैं ये दो स्टेटमेंट बेटा जी, एफ एक्स और जी एक्स से रिलेटेड। अब शाही का काम खत्म है, अब एफ और जी का काम। बेटा इसको देखो, इसको ये तो अभी अभी किया हमने, ये तो किया है अभी। रुको पीछे पेज पे चलते हैं। हाँ ये रहा ना बेटा, एफ एक्स प्लस जी एक्स, इसको लेके चलो, एफ एक्स प्लस जी एक्स 1 माइनस ई रेज टू पावर। यस बेटा जी, एफ एक्स प्लस जी एक्स जो है वो है 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स जो एफ एक्स होगा वो होगा बेटा जी 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जी एक्स। ऐसा ही होगा बेटा, मानना पड़ेगा आपको। अब फंडा ये है कि ये लोग कौन है, ये लोग ये वाले, ये देखो ढंग से। अरे वाह, अरे रे रे रे, अप्रोक्सीमेशन का यूज हो रहा है बेटा जी, जो लास्ट ईयर जेई ने यूज किया था ना, बिल्कुल उसी स्टाइल का अप्रोक्सीमेशन यूज हो रहा है। क्योंकि यहां पावर्स भी हैं, तो एक काम करें, पहले इसको टैकल करते हैं फिर उसको टैकल करेंगे बेटा जी। पहले इसको टैकल करेंगे, इसको टैकल करते हैं यहां से, जीएक्स को यहां से टैकल करते हैं। चलिए एक काम करते हैं, पहले जीएक्स को टैकल करते हैं। बुलाओ बेटा जी इसको। जीएक्स लिखा हुआ है 0 to x स्क्वायर, क्या बेटा जी 0 to x स्क्वायर रूट टी ई रेज़ टू द पावर माइनस टी dt, ये लिखा है बेटा जी। अप्रोक्सीमेशन की बात है तो जरा इधर देखो बेटा जी, ई रेज़ टू पावर माइनस टी क्या होता है आप सब लोग जानते हैं, ये होगा 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, और ये चलता जाएगा, अगला माइनस में होगा, ठीक है ना, फिर प्लस में होगा, और ये चलता जाएगा। तो बेटा जी हम सोचो ना, यहाँ कितने टर्म ले रखे, 1 2 3, एक काम करो ना यार, इसको रूट टी से भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया रूट टी ई रेज़ टू पावर माइनस टी, तो ये हो गया बेटा जी रूट टी, ये हो गया टी रूट टी, ये हो गया बेटा जी टी स्क्वायर रूट टी बाय 2, और ये चलता जा रहा है, ये चलता जा रहा है, ये चलता जा रहा है। तो बेटा जी अब आपको ये बात तो माननी पड़ेगी, ये बात तो माननी पड़ेगी कि इसका जो इंटीग्रेशन है, और अगर मैं शुरू वाली ये 3 टर्म में लूं, सिर्फ कितने टर्म लूं, ये 3 टर्म लूं, स्टार्टिंग वाली, सिर्फ स्टार्टिंग वाली 3 टर्म लूं, तो देखो बेटा जी प्लस माइनस प्लस और फिर माइनस, मतलब कुछ सब्ट्रैक्ट होने जा रहा है। अगर मैं वो सब्ट्रैक्ट वाला पोर्शन हटा दूं तो ये इससे बड़ा हो जाएगा,
ठीक है, तो मतलब मैं बोल सकता हूं कि भाई √t e पावर माइनस टी, अगर मैं वो माइनस वाला पोर्शन हटा दूं तो ये चीज इससे बड़ी हो गई ना, क्योंकि ये वाला तो इसमें से माइनस होने के बाद आने वाला है। तो बेटा जी ये आप ऐसा लिख सकते हैं √t ऐसा लिख सकते हैं। और अब आप एक काम कीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए 0 टू एक्स स्क्वायर वाला। अब 0 टू एक्स स्क्वायर √t e रेज टू पावर माइनस टी dt लेस देन इक्वल टू, क्या बेटा जी, लेस देन इक्वल टू, यहां आप लिख सकते हो 0 टू एक्स स्क्वायर टी टू पावर हाफ। अब इसको सिस्टमेटिक लिखेंगे टी टू पावर 3/2, यहां हो गया टी टू द पावर 2 प्लस हाफ 5/2 dt। ठीक है ना, अब आ जाइए इधर, इंटीग्रेट करेंगे बेटा जी। अब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो गया बेटा जी टी टू द पावर 3/2, क्या बेटा, टी टू पावर 3/2, और यहां आ जाएगा 2/3 माइनस, यहां बताइए बेटा जी क्या आएगा, यहां आएगा टी टू द पावर 7/2, और सॉरी 7/2 नहीं 5/2, माफी चाहूंगा 5/2, और यहां आ जाएगा आपके पास 2/5, ठीक है ना, यहां हो जाएगा 7/2, तो यहां हो गया माइनस 2/7, और नीचे भी एक 2, और x टी पावर 7/2, और अब इसमें हम लिमिट पुट करेंगे 0 टू एक्स स्क्वायर का। ये हो गया आपका क्या, gx, क्या हो गया, gx, देखो ना gx ही तो है, तो ये हो गया लेस देन इक्वल टू, जरा सोचो, अब एक्स स्क्वायर पुट करोगे तो ये जो नीचे जो पावर लगी हट जाएंगी, और यहां आ जाएगा 2/3 एक्स पावर 3 माइनस 2/5 एक्स पावर 5, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 1/7 एक्स पावर, सॉरी ओहो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस था बेटा, सॉरी यहाँ भी प्लस, और आपका ये ऑप्शन देखो बेटा जी gx वाला 101% सही है, देखो यही आ रहा है, एग्जैक्टली यही आ रहा है, 2/3 एक्स क्यूब माइनस 2/5 एक्स पावर 5 प्लस 1/7 एक्स पावर 7, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल 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 सही है बेटा जी, ठीक है ना। और अब इसी तरीके से आप किसको प्रूव कर सकते हैं, इसको देखो, ये प्रूव हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि अब आप क्या कीजिए, gx को यहां देखो, gx ढंग से देखो, शुरू वाले सिर्फ 2 टर्म यहां यूज किए हुए हैं gx के, ठीक है ना, और अब आप क्या कीजिए, यहां gx लिखेंगे अपन, लेकिन कौन सा लिखेंगे, शुरू के सिर्फ 2 टर्म। लेकिन एक बात सोचिए ना, अगर आप सिर्फ 2 टर्म यूज करते हैं, ये वाले दो, सिर्फ ये वाले 2 यूज करते हैं, तो आप सोचिए कुछ ऐड कर रहे थे आप, आपने वो हटा दिया है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा जी, अब साइन उल्टा हो गया ना। अब सोच के देखो, सोच के देखो, अब आप सिर्फ ये 2 टर्म यूज कर, जैसे यहाँ 3 टर्म यूज किया, आगे नेगेटिव वाली थी, तो आप ये कह रहे थे कि भाई नेगेटिव वाला हटा दिया, तो फिर ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। अब आप सोचिए ना, आपने क्या किया, कुछ पॉजिटिव वाला हटा दिया, ठीक है ना, यहां से कुछ कम कर दिया, अभी इक्वल थे, अभी आपने कम कर दिया, कुछ कम कर दिया, तो अब ये बड़ा हो गया ना और वो छोटा हो गया, तो यहाँ पर साइन क्या उल्टा हो जाएगा बॉस, ठीक है ना, साइन क्या हो जाएगा उल्टा, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये आ तो जाएगा, लेकिन यहाँ पर साइन का चक्कर पड़ जाएगा बेटा जी, क्योंकि आपने वहां सब्ट्रैक्ट किया है, वहां पर क्या किया है बेटा जी, सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना, तो आ तो जाएगा ये ऐसा, लेकिन साइन की वजह से गलत हो जाएगा, तो आपका ये जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बेटा जी आपका ऑप्शन नंबर डी। और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत प्यारी प्रॉब्लम थी, लास्ट ईयर भी जेई ने सेम अप्रोक्सीमेशन यूज करवाया था साइन और कॉस का, ठीक है ना, इस बार फिर से यूज करवाया बेटा जी, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले बेटा चलिए आइए अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो ये था हमारे पास इंटीजर टाइप प्रॉब्लम और बहुत इजी प्रॉब्लम था, बोला अ नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम सेट 1 2 3 up to 2000 and let p be the probability that the chosen number is multiple of 3 और मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है ना, तो बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम हो गई बेटा जी, ठीक है ना, क्या लगा रखा है बेटा, और तो सीधी सी बात है, यहाँ अगर हम प्रोबेबिलिटी लिखने चलें तो अगर सैंपल स्पेस की बात करें तो एक नंबर चूज किया रैंडमली इन 2000 नंबर्स से बेटा जी, ठीक है ना, इन नेचुरल नंबर से, तो जो अपने पास सैंपल स्पेस है वो सीधा सीधा 2000 का हो गया, और हमसे जो प्रोबेबिलिटी मांगी है वो मांगी है कि भाई वो जो नंबर है वो 3 और 7 में से किसी का मल्टीपल होना चाहिए, तो मतलब सीधी सी बात है, आपसे प्रोबेबिलिटी जो मांगी है
उसमें आप यहाँ पर लिख सकते हैं n3 numbers which are multiple of 3, ठीक है ना, multiple of 7 माइनस, आप सब समझ गए होंगे, 3 इंटरसेक्शन 7, ठीक है ना, क्योंकि हमसे दिस और दिस डिमांड किया है, बस इतनी सा प्रोबेबिलिटी है जिसको हमें सॉल्व करना है। अब n3 की वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो n3 तो बहुत सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना बेटा जी, हम सब लोग जानते हैं भाई 3 से डिविजिबल नंबर ही तो निकालने बेटा जी अपने को, ठीक है ना, तो ग्रेटेस्ट ऑफ 2000/3 आप लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू आपके पास अप्रोक्सीमेट हो जाएगी बेटा जी 66, मतलब ठीक है ना, तो एग्जैक्टली ये आ गया आपके पास 666, ठीक है ना। अब अगर आप n7 लिखें तो ये हो जाएगा बेटा जी आपके पास 2000 डिवाइड बाय 7, कैलकुलेट करें तो ये हो गया आपके पास 60, तो 60 की बात करें तो यहाँ पर आपके पास 8 टाइम्स, ठीक है ना, और 8 टाइम्स 40 तो 5 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा 285, ठीक है ना। और अब अगर हम लास्ट बात करें तो इंटरसेक्शन मतलब 3 और 7 दोनों से डिविजिबल, मतलब n21 के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास 2000 डिवाइड बाय 21, ठीक है, बस इतना सा हमें करना है बेटा जी आपके पास 95 पॉइंट समथिंग, जिसका ग्रेटेस्ट कितना हो जाएगा 95, बस अब ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए, तो एकदम सिंपल सी प्रॉब्लम थी। ये तो हो गया 666 प्लस 285 माइनस 95 डिवाइड बाय 2000, ठीक है ना, बस बेटा जी अब यहाँ से जो आंसर आ रहा है आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा जी, इसमें कोई खास बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है ना। तो ये आंसर था इस प्रॉब्लम का, तो बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम थी, सबको करनी चाहिए थी। नेक्स्ट, हाँ ये बहुत इजी प्रॉब्लम आया बेटा जी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा, दिखने में बहुत बड़ा लेकिन बहुत इजी। क्या बोला है बेटा जी कि एलिप्स है x² / 16 + y² / 9 = 1, बोला है फॉर एनी 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स p q एंड q डैश on E, let M P, Q be the midpoint of line segment joining P and Q। तो मैं आपको बहुत सीधा और सिंपल तरीके से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन को। इसमें क्या किया हुआ है कि भाई ये एलिप्स है, ये एलिप्स है, ठीक है ना, इस पर पॉइंट लिया आपने, एक तो P ले लिया, मान लीजिए यहाँ पर ये Q हो गया और ये Q डैश हो गया, ठीक है, बहुत सीधा सिंपल तरीके से ये PQ हो गया और ये PQ डैश हो गया। इसके मिड पॉइंट को मान लीजिए आपने A कह दिया, ठीक है ना, A बोल दिया, और इसके मिड पॉइंट को मान लीजिए B बोल दिया आपने, ओके। और अब आपसे क्या पूछा है, देखो बेटा जी, इसमें आपसे सिर्फ ये पूछा गया है कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस AB, इस AB की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पूछी है, जबकि PQ और Q डैश किस पे मूव कर रहे हैं, एलिप्स पर। तो हमने क्या किया बेटा जी, Q और Q डैश को भी ज्वाइन कर दिया। अब आप सोचिए यहाँ पर एक ट्राइंगल बना है, एलिप्स पे कोई भी 3 पॉइंट लोगे वो ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है ना, ये भैया ट्राइंगल बनाया और ट्राइंगल बनाया और ये इन दोनों साइड्स के मिड पॉइंट है। तो आप सब लोग जानते हो कि ये जो आपके पास AB है वो जस्ट हाफ होगा किसका बेटा जी, Q डैश का, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है बेटा जी, ठीक है ना, क्योंकि भाई ये दोनों मिड पॉइंट है ना, तो AB क्या होगा, जस्ट हाफ होगा क्या, Q डैश का। अब Q डैश और P मूविंग है, अब ऐसी सिचुएशन सोचिए कि ये मैक्सिमम हो जाए, तो सीधी सी बात है, इसको मैक्सिमम होना है तो इसको मैक्सिमम होना है, तो Q डैश मैक्सिमम तभी होगा जब Q तो यहां आ जाए और Q डैश यहां आ जाए, कहानी हो गई खत्म। और उस केस में Q डैश का जो वैल्यू होगा उसका जस्ट हाफ वैल्यू किसका हो जाएगा, AB का, और वो मैक्स वैल्यू होगा, तो AB मैक्स कुछ और नहीं, हाफ ऑफ Q डैश, और वो मैक्सिमम तभी होगा जब यहां आएंगे ये दोनों, मतलब 2A, सीधी सी बात है, A आपका आंसर है, और A वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी होगी बेटा जी, 4, खत्म। एक लाइन का क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन जो आपको कर लेना चाहिए था, ठीक है ना, बिल्कुल करना चाहिए था बेटा जी, बहुत इजी प्रॉब्लम थी। चलिए बेटा लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। अब इस प्रॉब्लम में क्या है, बहुत इजी प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन मांगा एक बहुत सिंपल सा 0 to 10, देखिए बेटा 0 to 10 ग्रेटेस्ट ऑफ
रूट ऑफ tan x बाय x प्लस 1, ठीक है, dx। अब आप जानते हो कि ये जो रूट है वो इंक्रीजिंग नेचर का होता है, उसको कोई इश्यू नहीं है, और जो अंदर रखा हुआ है वो लीनियर बाय लीनियर है, वो खुद भी या तो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, दो ही नेचर में चलता है बेटा जी, ठीक है ना। तो है तो मोनोटोनिक जैसा कुछ सीन है, ठीक है ना। साथ में ये भी समझ में आ रहा है कि भाई ग्रेटेस्ट लगा रखा है, तो मतलब अंदर वाला इंटीजर जहां जहां बनेगा वहां वहां हमें इस इंटीग्रेशन को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमारा फोकस मेनली इसको इंटीजर बनाने पर है, ठीक है। अब अगर आप गौर करके देखें तो ये वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि भैया रूट लगा हुआ है बाहर, तो अपने को स्टार्ट तो पॉजिटिव के साथ करना है। अब देखो जीरो पुट करोगे तो आपको ये इंटीजर जीरो ही मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये इंटीजर कहां बनेगा? ग्रेटेस्ट को इंटीजर चाहिए तो अंदर वाला इंटीजर कहां बनेगा? तो नेक्स्ट इंटीजर बनाने के लिए अंदर वाले को परफेक्ट स्क्वायर बनना पड़ेगा। तो अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 1 0 के बाद, ठीक है ना। तो ये देखना पड़ेगा 1 कहां पर है। फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है अंदर वाला, 4। फिर कौन सा बेटा जी? 9। बस खत्म कहानी बेटा जी। चलिए आइए तो फिर शुरू करते हैं। तो यहां पर प्रोग्राम तो जीरो से शुरू होगा बेटा जी, ठीक है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं जीरो से, देखते हैं कहां तक 1 कहां होगा। जीरो पे तो जीरो हो गया, आगे देखते हैं 1 कहां हो रहा है। तो tan x बाय x प्लस 1 इक्वल टू 1। तो बेटा जी 9x इक्वल टू कितना आ गया? 1। x इक्वल टू आ गया 1 बाय 9। तो पहला ब्रेक डाउन होगा 1 बाय 9 पर, और ये हो जाएगा 0 dx। 0 dx क्यों? क्योंकि 0 से 1 बाय 9 जब हम x रखेंगे तो जो वैल्यूज है, मैंने क्या बोला, मोनोटोनिक नेचर की है, बीच में इधर उधर घूमेगी नहीं, ठीक है ना। तो 0 से 1 बाई 9 के अंदर अगर बात करूं तो जो इस ग्रेटेस्ट के अंदर वाला जो वैल्यू रखा हुआ है रूट ऑफ tan x बाय x प्लस 1, ये वैरी करेगा 0 से 1 में, तो उसका ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा? 0। फिर चलते हैं 1 बाई 9 से, देखते हैं अब ये 4। नेक्स्ट सीधा 4 बेटा जी। 4 क्यों? तभी तो इंटीजर बनेगा, उससे पहले तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 6x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू आ गया 1 बाई 6। तो ये हो गया बेटा जी 1 बाई 6, और ये हो गया 1 dx। क्या हो गया? 1 dx प्लस। अब चलते हैं 1 बाई 6 से आगे। अभी हम अगला जो नंबर यहां पर डील कर सकते हैं वो है 9। तो ये हो गया बेटा जी आपके पास x इक्वल टू, ओहो मैंने फिर से शायद गड़बड़ कर दी, यहाँ गड़बड़ कर दी। 1 सेकंड रुकिएगा बेटा जी, ठीक है ना। 4, यहाँ 4 आएगा बेटा जी, 4 आएगा, फिर हो जाएगा ये 2 बाई 3। सॉरी बेटा, यहाँ 2 बाई 3 लिखना है अपने को, 2 बाई 3, 1 बाई 6, 2 बाई 3। ओके, मैं उसको ढंग से लिख देता हूँ। तो ये हो गया बेटा जी अपने पास 2 बाई 3। चलिए अब यहाँ पर देखिए बेटा जी आपके पास हो गया tan x 9x 9। तो ये आपके पास x इक्वल टू कितना आ गया बेटा जी? 9 आ गया सीधा, ठीक है ना। कितना आ गया बेटा जी? 9, और ये हो गया 2 dx। लास्ट, अब तो दिख ही रहा है बेटा जी 9 to 10, क्योंकि ज्यादा आगे जा नहीं सकते, क्योंकि आप 16 जाएंगे तो नेगेटिव x आएगा जो वैसे ही अलाउड नहीं है, ठीक है ना। तो अब जो ब्रेक होगा वो 9 to 10 होगा, ठीक है ना, और वो हो जाएगा आपके पास 3 dx। क्या हो जाएगा बेटा जी? 3 dx। बस अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो बेटा जी ये वैल्यू तो हो गई आपकी 0, ठीक है ना। इसको सॉल्व करें कि इधर कर देते हैं साइड में सॉल्व। ये तो 0 हो गया। इसको देखो बेटा जी, ये हो गया 2 बाई 3 माइनस 1 बाई 9, प्लस ये हो गया 2 टाइम्स 9 माइनस 2 बाई 3, और ये हो गया बेटा जी 3 टाइम्स 10 माइनस 9। बस इतना सा है। तो खत्म करते हैं बेटा जी कहानी को। अच्छा वैसे तो इन्होंने हमसे क्या पूछा है? 9i पूछा है, तो आप चाहे तो 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर दो और भी इजी हो जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई कर ही दीजिए, ठीक है ना। तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ तो आपके पास आ जाएगा 6, यहाँ रह जाएगा 1, ठीक है ना। 9 से मल्टीप्लाई किया तो एंट्री दीजिए, तो ये हो गया 8। देखो 9 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास देखो 9, ये हो जाएगा 18 इंटू 9 हो जाएगा बेटा जी। कितना हो जाएगा? 18 इंटू 9 हो जाएगा 162 हो गया बेटा जी आपके पास, 162 हो गया, ठीक है ना। और 18 तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 6 और 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 12, ठीक है ना। और वहां पर 9 इंटू 1, 9 इंटू 3, ठीक है ना, 9 इंटू 3, और फिर उधर हो गया 1, तो ये हो गया आपके पास 27। बस अब देख लीजिए वैल्यू कितनी हो गई आपके पास। तो मुझे लगता है कि ये देखो बेटा जी आपके पास, ओके कैलकुलेट कर लेते हैं। 162, 168, 168, इसको 13 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसमें से, तो यहाँ पर आपके पास 14 और रह जाएगा। तो आपके पास आ गया 168 और 14 साथ में, तो ये हो गया बेटा जी 281, ठीक है ना।
क्या बेटा जी 182 आपका आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी और बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। ठीक है ना, आपको करना चाहिए था ये प्रॉब्लम भी। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये था बेटा जी इस मैथ के पेपर नंबर 2 का डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही ज़्यादा ईज़ी प्रॉब्लम्स थी। कुछ एक प्रॉब्लम्स थी जहाँ पर थोड़ा-सा टाइम लग रहा था, बाकी ओवरऑल हम आप कर सकते थे प्रॉब्लम। ठीक है ना? चलिए, गुड बाय, थैंक यू।